हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आरपी सिंह देव। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है हमारे एनिमल किंगडम। क्योंकि नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो इसका बहुत ज़्यादा वेटेज है। ठीक कितना है मैं बता के चलूंगा। हॉक एंड मेडिकल पर आप लोगों का स्वागत है। आप ही का खुद का चैनल है हॉक एंड मेडिकल। अभी इसको कुछ टाइम के बाद हम करने वाले हैं हॉक मेडिकल एंड फन। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई जो टीचर है उसकी ज़िंदगी में केवल पढ़ाना ही पढ़ाना, बस पढ़ाना है। पढ़ाने के साथ साथ उसकी ज़िंदगी में ये भी होना चाहिए कि वो अपनी खुद की निजी लाइफ को, वो तो नहीं करना लेकिन उसका भी मन होता है एक टीचर का कि भाई वो भी अपना फन जाहिर कर सके। तो मैं पहली बार कोई एक टीचर ऐसा होगा कि वो पढ़ा भी रहा है, अपना खुद का यूट्यूब चैनल मैनेज भी कर रहा है। आगे इंस्टीट्यूशन की हम क्लास लेते रहते हैं तो हमारा खुद का चैनल है। मेरा कहने का मतलब ये है कि केवल टीचर का मतलब केवल पढ़ाना ही नहीं होता। ऐसा नहीं है कि टीचर की कुछ पर्सनल लाइफ होती नहीं है। ज़्यादातर देखने को ऐसे मिलता है। तो मैं एक शुरुआत कर रहा हूँ एक मुहिम तरीके से, आप समझ लीजिए कि टीचर की खुद की एक निजी लाइफ भी होती है। तो अगर वो शो होती है तो इसमें गलत क्या है? क्या मैं गलत कह रहा हूँ पंकज? तो थोड़ी है। टीचर देखा तो सब बस पढ़ाते ही हैं और सीरियस रहना, इनके चेहरे पर एकदम सीरियसनेस हो, हंसे ना, ऐसा जो है माहौल बना हुआ है। ये माहौल हटना चाहिए। टीचर की भी अपनी एक लाइफ होती है और वो अपने आप को प्रेजेंट कर सके। क्योंकि जब तक मेरे पढ़ाने का भी उसूल ये है कि अगर आप टीचर के साथ फ्रैंक नहीं, फ्रैंक का मतलब ये नहीं है ओवर फ्रैंक। फ्रैंक का मतलब होता है एक दोस्ती यारी की तरीके से होता है। अगर आप बहुत बड़े एज में हैं और आपसे छोटे बच्चे पढ़ते हैं तो आप उसको बड़े भाई या फिर एक फादर की नज़र से देख सकते हैं। लेकिन अगर आप लगभग, हम अब मेरी ज़्यादा एज तो है नहीं, तो उस रिस्पेक्ट पे मैं अपने छोटे जो स्टूडेंट्स होते हैं अपने भाई की तरीके से ट्रीट करता हूँ, छोटी तरीके से ट्रीट करता हूँ। तो अगर मैं अपने आप को बहुत बड़ा सोच के चलूँ, पहला तो ये है कि मैं अपने आप को टीचर ज़्यादा कहता नहीं। मैं स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को लेके चलता हूँ कि आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट। आज भी सीख रहा हूँ, सीखता रहूँगा। मेरे एक कलीग थे, कलीग कह दो, लेकिन वो बड़े थे एज में, बट वर्किंग स्टाइल से वो हमसे छोटे रहे। का ये कहना था कि 40 साल तक आप सीखते रहें, 40 साल तक के बाद आपने जो सीखा, मतलब 40 साल तक जो आपने सीखा, 40 साल के बाद उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें मार्केट में। लोग आपकी बात को सही से और सीधे सीधे शब्दों में और कम तरीके से जल्दी समझ पाएंगे, मतलब कम शब्दों में ज़्यादा समझेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? जिस कोट होती है तो कोट वही दे सकता है जिसका ज़्यादा एक्सपीरियंस। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा बहुत एक्सपीरियंस, बट मैं ये कह रहा हूँ कि एक्सपीरियंस टीचर का वास्ट होता है अगर उसने एक टीचर का जो ट्रैक है वो अलग तरीके से अपनी लाइफ में। ठीक, चलिए, बातें हो गई, हम स्टार्ट करेंगे अपना एनिमल किंगडम लेक्चर नंबर 1। और लेक्चर इसी के बाद तुरंत आपका लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 आ जाएगा। मैं पहली बार लाइफ में क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा रिटर्न मटेरियल आपको शो करूंगा। और इस रिटर्न मटेरियल के अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो शुरू की जो फर्स्ट क्लास है वो आपके पास ऐसी रहेगी। बाकी की सारी क्लास ऑब्वियसली आपको पता है कि मैं हैंड राइट ही देता हूँ, मतलब मैं खुद ही लिखूंगा। हमारा मार्कर कहाँ गया? ओके, जेब में मार्कर है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। बहुत सही। देखिए, चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है, जो चैप्टर का नाम है एनिमल किंगडम। क्या नाम है? एनिमल किंगडम। बहुत आराम से बैठ के समझिएगा एनिमल किंगडम क्या समझाना चाह रहा है। एनिमल किंगडम चैप्टर का नाम है एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम चैप्टर के अंदर अब देखिए कि इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स देखने को मिलेंगे। जैसे मैं आपसे कह दूं, हमारे पास पूरी फेरा है, हमारे पास इलेंट्रेटा है, हमारे पास टीनोफोरा है, हमारे पास प्लेटी हेलमेंथिस है, हमारे पास एस्के हेलमेंथिस है, हमारे पास मोलस्क हैं, हमारे पास एनिलीडाज हैं, ऑर्थोपोडाज हैं। तो ये सब हमारे क्या हैं? टाइप ऑफ एनिमल्स हैं। इस टाइप ऑफ या फाइलम कह दें, इस फाइलम या टाइप ऑफ एनिमल के अंदर अलग अलग तरीके के एनिमल्स आते हैं। तो जो भी एक टाइटल आप सोचते हैं जैसे या लिखते हैं जिसका फाइलम, इसमें फाइलम आ रखा है पूरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटी हेलमेंथिस, एस्के हेलमेंथिस, एनिलीडा, ये मैंने आपको बताया। तो एक टाइप है बस। इस टाइप के अंदर अलग अलग तरीके के एनिमल्स आते हैं। याद रखिएगा, अलग अलग तरीके के एनिमल्स आते हैं जो इस कैटेगरी को बिलोंग करते हो। जैसे मैं कहूँ ह्यूमन, ह्यूमन के अंदर छोटा बच्चा भी आ जाएगा, दादी भी आ जाएंगी, दादा भी आ जाएंगे, मम्मी भी आ जाएंगी, पापा भी आ जाएंगे, 1 साल का बच्चा भी आ जाएगा, न्यू बॉर्न बेबी भी। तो ह्यूमन का मतलब उसमें सब एज के और सब कैटेगरी के में आ जाते हैं। तो वो एक तरीके से फाइलम हो गया। तो ह्यूमन को एक फाइलम तरीके से सोच के चल सकते हैं। ठीक उसी तरीके से जो हमारे पास फाइलम फर्स्ट है उसका नाम है पोरीफेरा। पोरीफेरा अपने आप में बिल्कुल स्पेसिफिक है, साफ पानी में रहना भी पसंद करता है और मेराइन वाटर में भी रहना पसंद करता है। इसके जितने भी एनिमल्स होते हैं उसको हम स्पॉन्ज कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्पॉन्ज। लेकिन जितने भी आपके मेराइन वाटर में रहने वाले हैं उनको हम स्पॉन्ज कैटेगरी तो कह सकते हैं, लेकिन उसी के साथ जो फ्रेश पानी में रहना पसंद करते हैं उनको हम स्पॉन्जी ला कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्पॉन्जिला। इसकी जो डायग्राम है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा। बहुत ही औसम डायग्राम है स्पॉन्जिला। देखिए अभी मैंने बोला एग्जाम्पल में क्या बोल देंगे, स्पॉन्जिला, और स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर में रहना पसंद करते हैं। क्लियर हो गया? ठीक, चलिए। और इसमें एक वर्ड आ रहा है आपका
नॉन कॉर्डेट्स और रिंग। तो डिफरेंशिएट कर दें आप, या फिर आप कर दें इसको डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट, ठीक है। इनको हम नॉन कॉर्डेट के रूप के अकॉर्डिंग भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब नॉन कॉर्डेट्स क्या होते हैं, कॉर्डेट्स क्या होते हैं, एक्चुअल में आप ऐसे एक इस बात को अभी समझ लीजिए, आगे जाके तो बहुत डिटेल में जाने वाला है। आप ऐसे कह सकते हैं जैसे मेरी रीढ़ की हड्डी है, आपकी भी रीढ़ की हड्डी है, ठीक, तो हम उसको वर्टिब्रेट कहते हैं। क्या बोलते हैं, वर्टिब्रेट। तो हमारे पास कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट्स, इनमें जो डिफरेंशिएशन है वो हमारी बैकबोन के अकॉर्डिंग होता है। तो बैकबोन आना, बैकबोन एक हाई प्रोफाइल की हाइब्रिडनेस, मीन्स आपकी बैकबोन डायरेक्ट नहीं बनी है, उससे पहले आपके नॉन कॉर्डेट्स थे, या तो नोटोकॉर्ड आपकी जो है वो नोटोकॉर्ड कंडीशन थी, लेकिन नोटोकॉर्ड के बाद फिर आपके पास बैकबोन वर्टिब्रेट आया। तो वर्टिब्रेट आपका उन्नत एक तरीके से नोटोकॉर्ड कंडीशन है। मेरी बात समझ में आ गया, इसको और डिटेल में आप समझ लेंगे, ठीक, आगे जाके देख। तो फाइलम, उसके बाद आता है हमारे पास क्या आता है, सीलेंट्रेटा। इसको पढ़ेंगे कैसे, कॉलेंट्रेट या कॉलेंट्रेटा, लेकिन सीलेंट्रेटा इसको बोला जाता है। इसमें क्या आ गया, हाइड्रा, जो साफ पानी में रहना पसंद करता है हाइड्रा, और उसके पास ओबेलिया, जिसको हम सी फर कहते हैं। इसमें ऑरेलिया भी आता है ना, इसमें ऑरेलिया भी आ जाएगा। और भी कई सारे नाम है जो इसमें आ सकते हैं। हमारे पास आ जाएगा टीनोफोरा। टीनोफोरा में आपका क्या बोला मैंने, प्यूरो ब्रैकिया, या एक और एग्जांपल दे सकते हैं क्या, टीनो प्लाना। टीनो प्लाना वो भी इसका एक एग्जांपल है, ठीक। प्लेटी हेलमेंथ फाइलम हमारे पास क्या है, प्लेटी हेलमेंथिस एग्जांपल आ गया, टीनिया, और ये टैप फॉर्म होता है। इसके अलावा भी कोई एग्जांपल ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं, जैसे कि फेसियोला और डुगेसिया। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे आप इसके लिए और भी लिख सकते हैं, टीनो आप ले सकते हैं, फाइसेलिया भी ले सकते, यहाँ पर आप फाइसेलिया ले लीजिए, फाइसेलिया, ठीक है। और हाइड्रा है, ओबेलिया है, फाइसेलिया है, ऑरेलिया है, बस इतना बहुत है, ठीक। उसके क्योंकि अभी मैं डिटेल देने वाला हूँ, इसलिए मैं थोड़े ज़्यादा नाम लिख रहा हूँ, बहुत कम भी नहीं लिख रहा, बहुत ज़्यादा नहीं लिख रहा, बस मिडिल इंटरमीडिएट कंडीशन लेके चल रहा हूँ। द सेकंड वन यू हैव द टीनोफोरा। टीनोफोरा में आपके पास आ जाएगा प्यूरो प्यूरो ब्रैकिया, या ब्रैकिया, हाँ ठीक है, प्यूरो ब्रैकिया, और टीनो प्लाना, प्लाना प्लाना। मुझे ये रहता है कि मैं ज़्यादा बहुत कम ना बता दूं और बहुत ज़्यादा ना बता दूं, क्योंकि अकाडमिक और नीट लेवल का एक लेंथ होती है। एनसीईआरटी को बहुत डिटेल में लेके जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। टीनिया टेफॉर्म हो गया, और एक फेसियोला ले, फेसियोला, फेसियोला, और फेसियोला जो होता है वो उसे हम बोलते हैं लीवर फ्लूक। क्या बोलते हैं, लीवर फ्लूक। और भी ले सकते हैं, हाँ डुगेसिया, डुगेसिया ले सकते हैं, इसे बोलते हैं प्लनेरिया, है ना, प्लनेरिया, जो कि रीजनरेशन को शो करा इसने ही, डुगेशिया ने ही सबसे पहले क्या शो करा था, रीजनरेशन, जनरेशन, सबसे पहले रीजनरेशन बताया था, जो तरीके का होता है, एक ट्रू और एक होता है फॉल्स, ट्रू और, चलिए इतना बहुत है, आगे नहीं देखे। क्लियर हो गया यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब सीक्वेंस में भी याद करते रहेंगे, पहले कौन आ गया, पॉरीफेरा, देन सीलेंट्रेटा, देन टीनोफोरा और प्लेटी हेलमेंथिस, उसके बाद आ जाएगा आपके पास फाइलम एस्के हेलमेंथिस। तो एस्के हेलमेंथिस क्या है, राउंड वॉर्म है। आपकी एनसीईआरटी के तीसरे पेज पर, लगभग तीसरे पेज पर एक डायग्राम बना हुआ है, किसका, बाउचेरिया का। क्या बोलते हैं इसे, बाउचेरिया। और दूसरा क्या है, एस्कैरिस, पेट में होते हैं, पेट के कीड़े जिसे कहते हैं, बाउचेरिया। और याद रखिएगा, इससे पहले जो आपने बात करी प्लेटी हेलमेंथिस की, इसको हम फ्लैट वॉर्म के नाम से भी जानते हैं, फ्लैटन वॉर्म है, या डॉर्सोवेंट्रल हमारे पास फ्लैट वॉर्म्स होते हैं। तो टीनिया जो टैप वॉर्म है, ये ज़्यादातर आपको इनका जो जगह है वो पानी की नहीं है, ये हमारे एंडोपेरासाइटिकल है, मतलब हमारी आंतों के अंदर रहना पसंद करते हैं। क्लास में आपको पढ़ने को मिलेगा, जैसे हमारे इसके में सकर्स होते हैं, जैसे इसके अंदर हुकर्स होते हैं, जैसे इसके पास टेग्यूमेंट्स होता है, जो कि अपनी प्रोटेक्शन के लिए और न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। चलिए आगे देखिए, इसके एलिमेंट इसमें क्या आ गया, वाउचेरिया आ गया, और हमारे पास एस्केरिस आ गया, ठीक। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा एनिलिडा। एनिलिडा में हमारे पास क्या है, अर्थवॉर्म। देखिए कॉमन नेम क्या आ गया, अर्थवॉर्म और पेरिटीमा। अर्थवॉर्म नॉर्मली सभी जानते हैं, इसके बारे में क्या बताएंगे, ठीक, एक्स्ट्रा बताएंगे लेकिन जब आएगा तब बताएं। आपके पास आ गया फाइलम ऑर्थोपोडा। अब ऑर्थोपोडा बड़ा इंपॉर्टेंट, इस पर क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ये। ऑर्थोपोडास कौन होते हैं, ऑर्थोपोडा वो होते हैं जिसके पाँव ज्यादा होते हैं, हाथ पाँव ज्यादा होते हैं। जैसे मैंने कहा हनी बी, जैसे मैंने कहा हनी बी, लिखा हुआ है एक हनी बी। और आप क्या आ गया, कॉकरोच। तो हनी बी को क्या बोलते हैं, एप्स, एपिस कह सकते हैं, और पेरी तानिटा। नेक्स्ट वन, एट वन इज मोलस्का। और देखिए रिटर्न मैथड है तो मुझे पढ़ाने में शो, तब मेरे को होता है कि मैं लिख कर पढ़ाऊँ तो ज़्यादा बेटर है, बट ये ऐसे ही पढ़ा जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको डायरेक्ट याद करना है।
जो मोलास्क हैं वो सॉफ्ट बॉडीड होते हैं एनिमल, सॉफ्ट बॉडी एनिमल होती है, ठीक है। जैसे कि ऑक्टोपस सॉफ्ट बॉडी एनिमल होता है, और डेविल फिश बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, डेविल फिश। इसकी बड़ी अच्छी क्वालिटी है, जब ये प्रेगनेंसी कंडीशन पर होता है 6 महीने तक अपने बच्चे को अपने पास रखेगा और अपने आप को डेथ में ले जाएगा। जैसे आप कहें ऑर्थोपोडा में, जैसे मान लीजिए आप, मैं कह दूं स्कॉर्पियो, तो स्कॉर्पियो के जो एग्स हैं, जो बच्चे होते हैं उसकी पीठ पे होते हैं फीमेल, और वो अपने आप को एक तरीके से फूड प्लान करता है। मतलब जो उसके एग बाहर निकलते हैं, एग से जब पर्टिकुलर जो एनिमल बाहर निकलता है, न्यू आपके पास स्कॉर्पियो निकलेगा, तो उस कंडीशन में वही, जैसे मान लीजिए मेरी पीठ है, स्कॉर्पियो है, तो मान लीजिए स्कॉर्पियो के बच्चे हैं तो उसकी पीठ पर है, तो उसी को खाना पसंद करें। और जब तक वो उस पर्टिकुलर फीमेल को कंप्लीट नहीं खा जाते, अपनी मदर को पूरा नहीं खा पाते हैं, पूरा खाने के बाद तब जाकर उन पर्टिकुलर एनिमल की भूख शांत होती है और उनकी ग्रोथ डेवलपमेंट तक, तब वो जीने के लायक होते हैं। तो मदर अपना अपने आप को भोजन बनाती है अपने बच्चों के लिए। वैसे ही सॉफ्ट बॉडीड है जिसका नाम है ऑक्टोपस, जिसको हम डेविल फिश कहते हैं, वो भी मोलास्क में आकर ऐसे ही काम करते हैं। तो आपके पास पिला, जिसको बोलते हैं एप्पल स्नेल, देखने को मिलेगा। एक हमारे पास है इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा। इकाइनोडर्मेटा का मतलब क्या है, स्पाइनी स्किन। स्पाइनी स्किन नाम से इस पता चल रहा है कि स्पाइन वाली स्किन होगी। जैसे कि हमारे पास आ गया स्टारफिश। स्टारफिश भी क्या शो करती है, रीजनरेशन। कैसा रीजनरेशन, फॉल्स टाइप ऑफ रीजनरेशन। मतलब क्या है कि आम कटेगी तो आम आएगी, आम से पूरी बॉडी नहीं बनेगी, मतलब पूरा एनिमल नहीं बनेगा। वो प्लेनेरिया में है। और क्या हमारे पास, सी सी और आर्चिन। सी आर्चिन एक एस्टेरियस हो गया और इकाइनस हो गया। और ये किस में आ गया हमारे पास, इकाइनोडर्मेटा में। नेक्स्ट हमारे पास है हेमिकॉर्डेटा, ठीक है। इकाइनोडर्मेटा देन हेमिकॉर्डेटा। एग्जाम्पल क्या है इसका, पास से देखने, मेलानोडोसस को हम टंग वॉर्म कहते हैं, टंग वॉर्म, जबान का जो वॉर्म है। और ये यहाँ तक हमने जो पढ़े वो कौन है, नॉन कॉर्डेटा एंड्स। मतलब यहाँ तक जो पढ़ा वो सब नॉन कॉर्डेट्स था, इसके बाद कॉर्डेटा आएगा। इसके बाद क्या आएगा, कॉर्डेटा। एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं, के बाद तो इजी है, फिर मैं बता रहा हूँ। एनिमल किंगडम के अंदर हमारे पास जो डायरेक्टली जो हम पढ़ रहे हैं, यहाँ तक डिफरेंशिएशन जो देख रहे हैं वो नॉन कॉर्डेट्स को देख रहे हैं। यहाँ से नॉन कॉर्डेट शुरू होता है और नॉन कॉर्डेट जो खत्म होगा वो कहाँ पर आकर खत्म होगा, आपका हेमिकॉर्डेटा पर। इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा। तो आपको सीक्वेंस से पता होना चाहिए, बिल्कुल सीक्वेंस से याद होना चाहिए। क्या मैंने कहा कि आपके पास फर्स्ट में क्या आ गया, पोरीफेरा, डिटेल पढ़ने के लिए आएगा। पोरीफेरा के बाद टीलेंट्रेटा, उसके बाद टीनोफोरा, उसके बाद प्लेटीहेलमिन्थिस, उसके बाद एस्केहेलमिन्थिस, उसके बाद एनिलिडा। याद हो गया। एक एक एग्जांपल इसका पता होना चाहिए, बाकी तो डिटेल आएगी एग्जांपल की, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा, अगर हम बात करेंगे ऑर्थोपोडा, देन मोलास्का, देन इकाइनोडर्मेटा, देन हेमिकॉर्डेटा। तो 9 से 10 तक जो है हमारे पास नॉन कॉर्डेट यहाँ पर खत्म हो जाता है। उसके बाद कॉर्डेट शुरू होगा, उसके बाद कॉर्डेट शुरू होगा। तो पहला कॉर्डेट हमें क्या बताता है, फाइलम कॉर्डेटा। अब यहाँ फाइलम कॉर्डेटा में क्या, नोटोकॉर्ड, मैंने बताया था है ना अभी, कि नोटोकॉर्ड जो है वो आपको डेवलपमेंट शो में दिखेगी। और याद रखिएगा, नोटोकॉर्ड कंडीशन एम्ब्रॉनिक स्टेज से ही बननी शुरू हो जाती है, एम्ब्रॉनिक कंडीशन से। तो एम्ब्रॉनिक से आप एडल्ट तक जाते हैं तो बीच की एक कंडीशन आती है जिसमें आप एक अलग स्पेसिफिक टाइप ऑफ शो करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। और ऑल वर्टिब्रेट्स क्या है, इंक्लूड्स, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं वो सब इसमें इंक्लूड हैं, किसमें, कॉर्डेटा के अंदर। किसके अंदर, कॉर्डेटा। जैसे कि एस्किडा, जैसे कि सेल्पा, जैसे कि हमारे पास आ गया मैकाका। मैकाका मतलब समझ रहे, मंकी को बोलते हैं, हमारे यहाँ के मंकी को मैकाका बोलते हैं। मैकाका तो उसका बॉटनिकल नेम है, बायोलॉजिकल नेम। और ये जो है हमारे पास मंकी तो कॉमन नेम हो जाए। ऐसे ही हमारे पास क्या हो गया, ग्रेट व्हाइट शार्क। ग्रेट व्हाइट शार्क क्या हो गया, कारकारोडन, कारकारोडन। अब यहाँ से आपकी बात शुरू होती है, एक्चुअल में चैप्टर होता है यहाँ से शुरू। इससे पहले जो पढ़ा, अगर आपको याद भी नहीं होता कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है, बस ये है कि आपको पता होना चाहिए कि चैप्टर के अंदर कौन कौन से टाइटल्स आने वाले। तो 11 से 12 टाइटल थे, वो आपको पूरा जो है बस सीक्वेंस में याद करना है ना। जैसे कि पोरीफेरा है ना, सिलेंट्रेटा, जैसे कि टीनोफोरा, जैसे कि आपका सीक्वेंस में चलना चाहिए एट द एंड ऑफ। कम से कम आपको नॉन कोऑर्डिनेट तो सीक्वेंस में याद होनी चाहिए, उसके बाद तो काम आपका बन जाएगा। यहाँ से एक्चुअल चैप्टर आपका स्टार्ट होता है, बिल्कुल तरीके से समझिएगा। बेसिक या बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के तरीके क्या है, पहला, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पता होना चाहिए। हो सकता है कि सेल लेवल का हो सकता है कि टिश्यू लेवल का हो सकता है कि सेल लेवल का हो सकता है टिश्यू लेवल का हो सकता है ऑर्गन लेवल का हो, या हो सकता है कि ऑर्गन सिस्टम लेवल का हो। ये हमारे पास अलग अलग तरीके के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैं। चलिए, एक बात होगी। इसके बाद जर्म्स लेयर। जर्म लेयर जो है हमें अलग अलग तरीके को देखने को मिलेगी। हो सकता है कि आपके पास डिप्लोब्लास्टिक हो सकता है आपके पास ट्रिप्लोब्लास्टिक हो। अगर डिप्लोब्लास्टिक होगी तो उसमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म होगा, और अगर आपके पास एक्टो और एंडो, ठीक है। और अगर आपके पास ट्रिप्लोब्लास्टिक है तो एक्टोडर्म भी होगा, एंडोडर्म भी होगा और मीजोडर्म भी होगा, ठीक है।
तो ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब ये है कि आपकी स्किन या फिर आपके जो पर्टिकुलर अपर लेयर्स हैं वो बनने के लिए 3 तरीके की हमें लेयर्स चाहिए, उन्हें जर्म्स लेयर कहते हैं। उसके बाद ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम शो कर रहा है इसमें और सर्कुलेटरी सिस्टम शो कर रहा है। डाइजेस्टिव, इसमें डाइजेस्ट 2 तरीके के हो सकते हैं, एक कंप्लीट और दूसरा इनकम्प्लीट। ये बार बार पढ़ने के लिए आएगा, कंप्लीट और कंप्लीट। ठीक उसी तरीके से सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी 2 तरीके का होता है, एक ओपन टाइप ऑफ और एक क्लोज्ड। ओपन और क्लोज्ड, हमारे अंदर कैसा है, क्लोज्ड, बाकी सब में कैसा होता है, ओपन। बाकी सब कौन, वो देखने को पड़ेगा। सीलोम, सीलोम एक तरीके की कैविटी है, तो एक तरीके की कैविटी है। अब जिसमें कैविटी प्रेजेंट होगी वो सीलोमैटिक होगा और जिसमें नहीं होगी वो असीलोमेटिक। ठीक, सिमेट्री क्या है, 2 तरीके की सिमेट्री आपको पढ़ने को मिलेगी, एक आपको रेडियल सिमेट्री पढ़ने को मिलेगी और एक बाइलेटरल, और एक बाइलेटरल। बाइलेटरल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री अलग अलग प्लेन से कट सकता है, लेकिन बाइलेटरल सिमेट्री केवल एक ही प्लेन से काटोगे। सेगमेंटेशंस, हो सकता है कि किसी की बॉडी एक ही सेगमेंट से बनी हो सकता है कि किसी की बॉडी 2-3 तरीके के सेगमेंट से बनी हो, या हो सकता है किसी की बॉडी पूरी सेगमेंटेड ही हो। जैसे मान लीजिए किसी की बॉडी अगर इस तरीके से बनी है तो ये सेगमेंट्स हैं, ये क्या है, सेगमेंट्स हैं। और ये सेगमेंट्स हो सकता है कि इंटरनल भी इसमें सेगमेंट्स हो, इंटरनल भी क्या हो, सेगमेंट्स हो। तो किसी की बॉडी हो सकता है कि आउटर और इनर दोनों तरीके से सेगमेंटेशन को शो कर रही हो। उसके बाद नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड तो आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है, ये बेसिकली हमें समझ में आ गया। ये हमारे पास टाइटल्स हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ से बात समझते जाएं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको क्या समझाना चाह रहा है, देखिए लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होगा कि ऑर्गेनाइजेशन जो होगा वो ऑर्डरली अरेंजमेंट होना चाहिए। ऑर्डरली अरेंजमेंट का मतलब आप सेल पर हैं, फिर आप टिश्यू पर हैं, फिर आप ऑर्गन पर हैं, फिर आप ऑर्गन सिस्टम में हैं, तब जाके आप ऑर्गेनिज्म बने। जैसे कि पूरा ह्यूमन एक ऑर्गेनिज्म में काउंट होता है। सेल आर दी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनिमल, इन क्लास से पढ़ा था आपने। नाउ हाउ सेल्स आर अरेंज्ड इन अ एनिमल बॉडी, हो सकता है कि सेल बेस्ड हो सकता है कि टिश्यू लेवल हो सकता है कि ऑर्गन लेवल हो, या हो सकता है क्या, ये मैंने 4 अभी बताए थे। ठीक है, बेसिक सी बात है ये तो एकदम। अब बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। क्या, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास 4 तरीके हैं, सेल लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम, तो हमारे पास 4 तरीके के सिस्टम हैं। अब इन चारों तरीके के सिस्टम को हम अलग अलग फाइलम में डालेंगे। तो जब हम एक एक करके फाइलम पढ़ेंगे तो एक एक करके एक एक फाइलम पर एक एक तरीके को फॉलो कराएंगे। हो सकता है कि 2 से 3 फाइलम्स के अंदर सेल हो सकता है कि 2 से 3 फाइलम्स के अंदर टिश्यू लेवल हो सकता है किसी में ऑर्गन लेवल हो। जैसे अगर आपसे मैं कहूं कि जो स्टार्टिंग क्या फर्स्ट है, तो मैं कहूं कि स्टार्टिंग का जो फर्स्ट वन है इसका नाम क्या है, पोरीफेरा, तो इसमें केवल सेल लेवल है। अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो टिश्यू लेवल है। अगर मैं प्लेटीहेलमिन्थस की बात करूं तो प्लेटीहेलमिन्थस में भी टिश्यू है, लेकिन हाँ प्लेटीहेलमिन्थस में आपके पास आ जाएगा ऑर्गन लेवल। कैसा आ जाएगा, ऑर्गन लेवल, क्योंकि प्लेटीहेलमिन्थस स्टेप फॉर्म है, इसमें ऑर्गन लेवल का प्रोसेस आ जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़िया एकदम, कोई दिक्कत नहीं, हमने सारी पढ़ ली। इसके बाद शुरू करते हैं। हमारे पास फर्स्ट आता है फाइलम पोरीफेरा, फाइलम पोरीफेरा। तो जैसे मैंने कहा कि सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसमें मिलता है, मतलब कि सेल के लेवल पर इसका बॉडी का फॉर्मेशन होगा। तो मैंने कहा एनिमल्स बॉडी, ऐसी एनिमल की बॉडी इज मेड अप ऑफ लूज अरेंजमेंट या लूज एग्रीगेशन। एग्रीगेशन वो शब्द मैंने कई बार बोला है। एग्रीगेशन जैसे हो गया कि हमारे पास मान लीजिए एक अलग अलग तरीके की सेल्स हैं। जैसे मैंने कहा कि आपके पास पिंक कलर है, पिंक, जैसे मान लीजिए आपके पास एक तरीके की सेल ये हुआ, ठीक है, और मान लीजिए दूसरे तरीके की सेल्स आपके पास अलग हुई, ये आपके पास सेकंड टाइप ऑफ सेल है, ये सेकंड टाइप ऑफ आपके पास सेल्स हो गई। और मान लीजिए कि थर्ड टाइप ऑफ सेल्स आपके पास है, ये थर्ड टाइप ऑफ सेल्स आपके पास हो गई, थर्ड टाइप ऑफ सेल्स है। ठीक है, ऐसा ही करके आपके पास फोर्थ टाइप ऑफ सेल हो गया, ये टाइप ऑफ सेल्स, और इसी तरीके से करते हुए आपके पास फिफ्थ टाइप ऑफ सेल्स हो गई। अब आप याद रखिएगा ये जो सेल्स हैं आपस में केवल एग्रीगेट है, लेकिन लूज एग्रीगेट है। कैसे एग्रीगेटेड है, लूजली एग्रीगेटेड है, मतलब कि ये आपस में जुड़ी तो होंगी लेकिन इतनी टाइट नहीं जुड़ी होंगी कि टिश्यू बना ले। ये आपस में जुड़ी तो होंगी लेकिन इतनी टाइट नहीं जुड़ी होंगी, इतनी क्लोजली अटैच नहीं होंगी कि एक टिश्यू का फॉर्मेशन कर सके। समझ में आ गया? तो टिश्यू नहीं होगा, बस सेल का आपस में बैठना होगा। जैसे क्लास में बैठे हुए स्टूडेंट, वो आपस में ऐसे नहीं चिपके होते कि सब एक दूसरे से ही चिपके हुए हैं और छुटेंगे नहीं। अगर अलग हो सकते हैं तो साथ में बैठे हैं, तो उसे सेल एग्रीगेशन मेथड कहा जाएगा, और उसे हम बोलते हैं सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो किसमें मिलता है, पोरीफेरा, मतलब सारी स्पॉन्ज के अंदर सेल्यूलर लेवल ही आएगा। ठीक है, तो अब देखिए अलग अलग सेल होंगी तो अलग अलग तरीके का फॉर्मेशन करेंगी, या कहो कि फंक्शन करेंगी। तो जैसे फर्स्ट ने क्या करा, डाइजेशन, सेकंड ने क्या करा, रिप्रोडक्शन, थर्ड ने क्या करा, रेस्पिरेशन, उसी तरीके से और सेल्स जो अलग फंक्शन करेंगी।
तो सेल का एक ग्रुप होगा वो अलग फंक्शन करेगा, सेल का दूसरा ग्रुप होगा वो अलग फंक्शन करेगा। अलग अलग सेल के जो ग्रुप्स हैं वो अलग अलग फंक्शंस को प्ले करते हैं, लेकिन टिश्यू लेवल पे काम नहीं करते। अगर मैं इन सबको आपस में मिला दूं तो टिश्यू बन जाएगा, जैसे यहाँ पर आप देखिए टिश्यू बन रहा है, ठीक, पता चलेगा अभी। तो इसने क्या कहा, इसने बोला एज सेल्स आर लूजली अटैच्ड दे डू नॉट फॉर्म द टिश्यू। बात समझ में आ गया, टिश्यू नहीं बनाता। ऑल फंक्शंस ऑफ द एनिमल्स आर क्या, परफॉर्म्ड बाय दीज सेल्स ओनली। जितने भी फंक्शंस होंगे सेल्स के थ्रू होंगे, टिश्यू के थ्रू नहीं हो सकते, क्योंकि टिश्यू बनाया ही नहीं आप, क्योंकि आपने टिश्यू बनाया ही नहीं है। चलिए आगे चलिए, तो हमारे को पूरी फेरा समझ में आ गया। सेकंड वाले मेथड को समझिए। सेकंड वाला हमारे पास है फाइलम सिलेंट्रेटा और फाइलम टिनोफोरा और सिलेंट्रेटा। टिनोफोरा सिलेंट्रेटा के अंदर, दोनों के अंदर टिश्यू लेवल, अभी मैंने बताया था कि दोनों के अंदर कैसा आएगा, टिश्यू लेवल। इसके बाद कौन आता है आपके पास, प्लेटीहेल्मिन्थेस में ऑर्गन लेवल ऑफ आएगा। अब बाकी के जो आएंगे उनके पास, जैसे कि एस्केहेल्मिन्थेस से लेकर कॉर्डेटा तक, उन सब के अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन है, प्लेटीहेल्मिन्थेस, क्योंकि उसी के पास केवल क्या है, ऑर्गन सिस्टम लेवल का प्रोसेस, उनके पास ऑर्गन सिस्टम लेवल है। भाई मान लिया कि इन दो में से दो के पास है टिश्यू लेवल, इस एक के पास है सेल लेवल, इस एक के पास है ऑर्गन लेवल, इस बाकी के सबके पास है ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो याद करने की जो चीज है वो क्या है, एक ही के पास केवल ऑर्गन लेवल है और एक ही के पास केवल सेल लेवल है, बाकी सबके पास आप आसानी से इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। मैंने कहा जो प्लेटीहेल्मिन्थेस है के पास ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, ठीक है। के बाद ऑर्गन जो है, many tissues join together to form organ। बहुत सारे टिश्यूज आपस में बाइंड अप हो जाते हैं। अच्छा अगले पे चला गया, चलिए तो देख लें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस पे आ गया, सीलेंट्रेट्स और टिनोफोरा पर। मैंने कहा टिश्यू कैसे बनेगा, अब क्या होगा, कंटेन द ग्रुप ऑफ सेल्स। अब क्या होगा, सेल का ग्रुप होगा। जैसे मान लीजिए सेल का ग्रुप है और इस पूरे ग्रुप ने आपस में मिलकर, इस पूरे ग्रुप ने आपस में मिलकर टिश्यू बना लिया। तो मैंने कहा देखिए एक टिश्यू तो ये बन रहा है, एक टिश्यू ये बन रहा है, तो इसे मैंने कहा टिश्यू टाइप 1। उसी तरीके से आपके पास टिश्यू बन रहा है दूसरे तरीके का, ये दूसरे तरीके का टिश्यू बन गया, तो कॉल दैट टिश्यू टाइप 2। और उसी तरीके से आपके पास तीसरा जंक्शन बन रहा है, दिस इज दी टाइप 3, तो ये हो गया टाइप 3 का टिश्यू। और उसी तरीके से आपके पास टाइप 4 बन रहा है, दिस इज दी टाइप 4, तो ये हमारे पास टाइप 4 का टिश्यू, और ये हो गया टाइप 1 का टिश्यू, ठीक है। तो हमारे पास अलग अलग जंक्शंस बन रहे हैं सेल्स के, जो टिश्यू को फॉर्म कर रहे हैं। तो हर कोई टिश्यू का जंक्शन या टिश्यू का एक सिस्टम, या कह दो कि टिश्यू का जो जंबल है, जंबलनेस जो है वो क्या करेगा, एक अलग तरीके का फंक्शन को परफॉर्म करेगा। देखिए पढ़ लीजिए, टिश्यू क्या है, कंटेन्स ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है, दैट हैव द सिमिलर स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन। सही बात है, इन टिश्यू का एक ही जैसा होगा फंक्शन, लेकिन दूसरे टिश्यू के जैसा नहीं होगा। सेल्स आर contains a cell group, yeah, cells are containing and basically formation of a particular group, and this group is called the tissue, and this tissue is responsible showing the first of all showing of structure and the function which should be the similar। टिश्यू एक ही जैसा स्ट्रक्चर है, टिश्यू एक ही जैसा फंक्शन शो करेगा, लेकिन ग्रुप एक ही होना चाहिए। दूसरे ग्रुप का दूसरा फंक्शन, तीसरे ग्रुप का तीसरा फंक्शन, चौथे ग्रुप का चौथा फंक्शन। तो उसने कहा व्हेन एनिमल बॉडी इज मेड अप ऑफ द डिफरेंट टिश्यूज, अलग अलग टिश्यूज, here the all the functions of the animals are performed by डिफरेंट टिश्यूज, अलग अलग टिश्यू, ठीक, समझ में आ गया। अब हो सकता है कि ये क्या कर रहा हो, रिप्रोडक्शन, ये क्या कर रहा हो, डाइजेशन, ये क्या कर रहा हो, रेस्पिरेशन, अलग अलग सिस्टम हो सकता है। ये मेरी बात पूरी अच्छे से दिमाग में सेट हो गई। चलिए आगे बढ़े, अगले वाले में उसने बताया कि क्या बोल रहा है, ऑर्गन लेवल। ये तो आसान है कि जब बहुत सारे टिश्यूज आपस में ज्वाइन अप हो जाते हैं और फॉर्म करते हो ऑर्गन का, और एनिमल्स बॉडी जो कि किससे बनी हो, एनी ऑर्गन से, बहुत सारे ऑर्गन से बनी हो। देखिए एक ऑर्गन ये है, 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 एक ऑर्गन ये है। हर एक ऑर्गन अपना काम करेगा। जैसे मान लीजिए हार्ट है तो पंप करेगा, मान लीजिए, या फिर आपकी लिमेंट्री कैनाल है तो डाइजेशन करेगी, आपके अंदर लंग्स है तो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा, आपके पास गोनैड्स है ना, आपके पास गोनैड्स, सेक्स ऑर्गन्स, टेस्टिस और ओवरी, तो वो रिप्रोडक्शन मेथड करेंगे। तो हर एक ऑर्गन एक अलग फंक्शन शो करेगा, ईच ऑर्गन परफॉर्म द स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन। सही बात है, दिखता है उसका फंक्शन, फंक्शन उसका दिखाई देगा। नेक्स्ट को देखिएगा, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, कह रहा समझ में आ रही बात मेरी, यहां तक तो नाम भी समझ में आ गया होगा, प्रोसेस भी। तो मैंने कहा एसके हेलमिन्थिस अप टू कॉर्डेटा, एसके हेलमिन्थिस से कॉर्डेटा तक जितने भी हैं सब कैसे हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहां पर पहुंच जाओ, तुरंत अपनी बात समझ आ जाए। ये कैसा शो कर रहा है, सेल लेवल, ये कैसा शो कर रहा है, सेल लेवल, ये और ये कैसा शो कर रहे हैं, टिश्यू लेवल, ये कैसा का शो कर रहा है, ऑर्गन लेवल। इसके बाद जितने हैं सब ऑर्गन सिस्टम लेवल पर हैं,
जैसे एस्केहेलमिन्थिस से लेकर, एस्केहेलमिन्थिस के बाद है एनिलिडा, उसके बाद ऑर्थोपोडा, उसके बाद मोलास्का, उसके बाद इकाइनोडर्मेटा, उसके बाद हेमिकॉर्डेटा, उसके बाद कॉर्डेटा। ये सब कैसे हैं? ऑर्गन सिस्टम लेवल है। कैसे हैं? ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल। ये भी आ गया आपका ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन। मेरी बात समझ में आ गया? तो सीक्वेंस में याद होने का फायदा ये है सर, अगर याद होगा तो आराम से आप अपनी बात को जस्टिफाई कर पाएंगे। तो का ऑर्गन सिस्टम लेवल में एस्केहेलमिन्थिस से लेकर और कॉर्डेटा तक सारे जो है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से, पहला प्लेटिहेलमिन्थिस को ऑर्गन 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 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी एनिमल्स है बॉडीज मेड अप ऑफ द डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम, अलग अलग ऑर्गन सिस्टम से बने हैं। ऑर्गन सिस्टम दिस कंटेन्स द मेनी ऑर्गन्स विच टुगेदर परफॉर्म वन फिजियोलॉजिकल जंक्शन। इसका मतलब क्या है? बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर एक एक प्रोसेस शो कर, जैसे एलिमेंट्री कैनाल में आपका स्टमक भी है, आपका लिवर भी है, जैसे आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन भी है, लार्ज इंटेस्टाइन भी है, ड्यूडेनम भी है, जेजुनम है, इलम है, कॉलम है, सीकम है, ये सब मिलकर डाइजेशन ही बस शो कर। तो ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स शोइंग अ पर्टिकुलर फंक्शन, दिस इज कॉल्ड दी प्रोसेस। तो स्टमक हो गया, लिवर हो गया, पैनक्रियाज हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई, गॉल ब्लैडर हो गया, सब क्या शो कर रहे हैं? डाइजेशन। तो बात तो समझ में, हालांकि डाइजेशन के साथ एब्जॉर्प्शन भी शो कर रहे हैं। ठीक, के बाद डाइजेशन सिस्टम एंड एब्जॉर्प्शन आगे लिखा हुआ, तो फंक्शन हो गया डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं, बिल्कुल सेट हो गए ब्रेन के अंदर। अगली बात में बोल रहा है जर्म लेयर। जर्म लेयर में मैंने कहा था एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म, एक टर्म और उसको बोलते हैं मेसोग्लिया। क्या बोलते हैं? मेसोग्लिया। जेली लाइक सब्सटेंस होती है, सेल नहीं होती, नॉन सेल्यूलर होती है और नॉन डिफरेंशिएटेड, मतलब के थ्रू कोई भी नई सेल और नया ऑर्गन नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, चलिए बढ़िया बात। अब मैंने क्या बोला? मैंने कहा जर्म लेयर है। कह रहा कि हाउ मेनी जर्म लेयर आर प्रेजेंट इन अ एम्ब्रियो, तो सेल्स ऑफ अ जर्म लेयर। मैंने कहा कितनी जर्म्स लेयर जो है वो प्रेजेंट होती है एम्ब्रियो के अंदर? याद रखिएगा सारी होती है, याद रखिएगा सारी होती है। जितनी लेयर्स या जितनी जर्म्स लेयर प्रेजेंट होती है एम्ब्रियो में होते हुए बच्चे में, उतनी ही प्रेजेंट होती हैं अडल्ट में, मतलब हम में और एक छोटे बच्चे में, मतलब जो एम्ब्रियोनिक कंडीशन जेस्टेशन पीरियड के अंदर आ रहा है 9 महीने के, उसके अंदर और हमारे अंदर दोनों के अंदर जर्म लेयर्स बिल्कुल बराबर होंगी, एक्टो एंडो मीजो, एक्टो एंडो मीजो। ठीक है, तो उसने कहा टू फॉर्म द टिश्यू एंड द ऑर्गन्स, जैसे डिप्लोब्लास्टिक होती है और एक ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। अब इस बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए डिप्लोब्लास्टिक क्या है? डिप्लोब्लास्टिक में एक्टोडर्म है और एंडोडर्म है। देखिएगा बाहर वाली क्या है? एक्टो, और अंदर वाली क्या है? एंडो है। लेकिन बीच में भी एक नाम आ रहा है, उसका नाम क्या है? मेसोग्लिया। जेली लाइक है, नॉन सेल्यूलर है और अनडिफरेंशिएटेड लेयर होती है, मतलब ये किसी नए ऑर्गन को नहीं बना सकती। तो कैन नॉट फॉर्म एनी टिश्यू और ऑर्गन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेसोग्लिया इंपॉर्टेंट है, मेसोग्लिया इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ देखने को मिलेगा? ये देखने को मिलेगा आपको सीलेंट्रेटा में और टीनोफोरा में। सर आपने पोरीफेरा तो कहा नहीं, कैसे कह दूं पोरीफेरा? पोरीफेरा में तो सेल ही होती है, पोरीफेरा का तो फॉर्मेशन ही सेल्यूलर लेवल पर है। तो जब उसमें सेल लेवल पर है तो उसमें दो लेयर कैसे आ जाएंगी? तो उसमें डायरेक्टली क्या होगा? पहली बात याद रखिएगा, पोरीफेरा के अंदर कोई भी प्रोसेस नहीं है, ना तो उसके पास डिप्लोब्लास्टिक है और ना इसके पास ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मतलब उसमें जर्म लेयर का प्रोसेस नहीं होता, उसमें सीलोम का प्रोसेस नहीं होता, वो डायरेक्टली अनडिफरेंशिएटेड है, मतलब जैसा है वैसे ही है बस डायरेक्टली, उसमें कुछ एक्स्ट्रा हमें देखने को नहीं मिलता। तो उसने बोला ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो का कटा हुआ हिस्सा है। मान लीजिए कोई एम्ब्रियो है, मतलब बेबी से बनने से पहले की कंडीशन, बीच में से कट किया उस बेबी को और हमने देखा तो ऐसा दिखा, बाहर देखी एक्टो, अंदर दिखी एंडो, बीच में दिखा मेसोग्लिया, जो कि डिफरेंशिएट ना होकर किसी ऑर्गन को नहीं बनाता। सीलेंट्रेट और टीनोफोरा के अंदर डिप्लोब्लास्टिक देखने को मिलती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक को देख लीजिए, बचे हुए सब क्या हो जाएंगे जी? ट्रिप्लोब्लास्टिक हो जाएंगे, सीधी सी बात ही हो गया। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या बता रहा है? ट्रिप्लोब्लास्टिक बता रहा है कि ट्रांसवर्स सेक्शन काट दिया, किसका? एम्ब्रियो का, एम्ब्रियो का ही काटा। बाहर वाली लेयर क्या है? एक्टो, अंदर वाली क्या है? एंडो, बीच वाली क्या है? मीजो। इस बार बात पलट गई, इस बार बात पलट गई। क्यों पलट गई? देखिए इसमें क्या बोल रहा था कि दोज एनिमल्स विच हैव टू जर्म लेयर इन देयर एम्ब्रियोनिक कंडीशन। ध्यान रखिए पंकज जी, अगर एम्ब्रियोनिक कंडीशन में दो जर्म लेयर्स हों, एक्टो और एंडो, और बीच में क्या हो? मेसोग्लिया, उसे डिप्लोब्लास्टिक कहोगे, जो कि सीलेंट्रेटा टीनोफोरा में होती है, पोरीफेरा में नहीं होती। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि ट्रिप्लोब्लास्टिक केस में, तो मैं कहूंगा एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ही, किसमें? एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ही तीन जर्म लेयर्स के पास हो। इफ एम्ब्रियो कंटेन्स अ 3 जर्म लेयर, देन द एनिमल इज सेड टू बी क्या? ट्रिप्लोब्लास्ट, तो उसको ट्रिप्लोब्लास्ट कहेंगे। लेकिन होना किसमें चाहिए? एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, ठीक है, क्योंकि ट्रांसफर सेक्शन जो कटा हुआ है एम्ब्रियो का कटा हुआ है। बाहर वाली, अंदर वाली है एंडो, बाहर वाली है एक्टो और बीच वाली मीजो। इस बार मिजोग्लिया जैसा शब्द नहीं आया।
एग्जाम्पल क्या, लेकर सीलेंट्रेटा टीनोफोरा के बाद कौन आता है, प्लेटीहेल्मिन्थिस। प्लेटीहेल्मिन्थिस से लेकर कॉर्डेटा तक, प्लेटीहेल्मिन्थिस से लेकर कॉर्डेटा तक जितने भी हैं सब कैसे हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक के बाद खत्म हो, बात ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, ईच जर्म लेयर कंटेन्स स्टेम सेल these tissue and the differentiate to form all tissues and organs of animals of phylum this one। मैंने कहा आपसे कि जो हमारे पास each germ layer contains stem cells, हर किसी germ layer के पास stem cell होती, डजंट मैटर कि एक्टो है तो इसके पास भी stem cells होंगी, इसके पास भी stem cells होंगी, और आपके पास इसके पास भी स्टेम सेल्स होंगी, और ये नए नए टिश्यू और ऑर्गन्स को बनाने में सक्षम होती हैं, इनमें क्षमता होती है। तो हमारे पास प्लेटीहेल्मिन्थिस से कॉर्डेटा तक आ गया। देखिए ये समझा रखा है मैंने, क्या, मान लीजिए ये क्या है, ऑस्टियोसाइट है। ऑस्टियोसाइट मतलब हड्डी की सेल है, हड्डी की सेल है, तो मतलब हमारी बोन हो गई, और बोन की जो सेल होती है उसको बोलते हैं ऑस्टियोसाइट। इस ऑस्टियोसाइट के बनने का तरीका है, ये डायरेक्ट नहीं बनी। तो मैंने क्या कहा, ये मेरे पास क्या है, मीजोडर्म मतलब बीच के लेयर है। इस मीजोडर्म के पास अपनी खुद की सेल्स थी, अपनी खुद की सेल्स थी, ये मीजोडर्म की सेल्स हैं। किसकी सेल्स है, मीजोडर्म की। तो ये क्या है, स्टेम सेल्स हैं। हर किसी लेयर के पास अपनी खुद की निजी स्टेम सेल होती है, चाहे वो एक्टोडर्म हो, मीजोडर्म हो या एंडोडर्म हो। तो मीजोडर्म के पास मान लीजिए क्या है, अपनी खुद की स्टेम सेल है। तो इसने ग्रोथ फैक्टर, इनके पास क्या होंगे, ग्रोथ फैक्टर, इसके पास क्या होंगे, ग्रोथ फैक्टर, इसके पास भी क्या होगा, ग्रोथ फैक्टर। इन सब के पास अपने अपने ग्रोथ फैक्टर है। मान लीजिए इसके ग्रोथ फैक्टर स्टेम सेल ने अपनी कैपेबिलिटी करी और यहां से डिफरेंशिएट कर दिया। क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया। डिफरेंशिएट मतलब बदल दिया। तो इसने अपनी स्टेम सेल्स को कन्वर्ट कर दिया किस में, ऑस्टियोसाइट में, और बना के दी हड्डी। हड्डी का निर्माण हो गया इससे। तो क्वेश्चन बना कि हड्डी का निर्माण किससे होता, तो आप कहोगे मीजोडर्म से होता। दूसरा, इसी ने स्टेम सेल हैं और डिफरेंशिएट कैसे करा, कि उसने ग्रोथ फैक्टर का यूज करा, डिफरेंशिएट करा। ये स्टेम सेल कन्वर्ट हो गई किसमें, हमने कहा हमारे पास कार्डिक मसल्स में कन्वर्ट हो गई, या कार्डिक साइल में या कार्डिक टिश्यू में कन्वर्ट हो गया, और बना दिया क्या, हार्ट। और हार्ट बनाने के बाद आपको कुछ ऐसा सा जंक्शन दिखाई दिया, और ये आपकी बन गई शेप, और ये हो गया फंक्शन। मैंने कहा कि क्वेश्चन आ गया, विच फाइलम हैज ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, विच फाइलम हैज ऑर्गन लेवल, किस में होता, प्लेटीहेल्मिन्थिस। प्लेटीहेल्मिन्थिस से, क्योंकि उससे पहले मैं कहता टिश्यू लेवल, उससे पहले सेल लेवल। मैंने कहा विच, क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच फाइलम हैज द ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इज हैविंग इनकम्प्लीट डाइजेशन सिस्टम। प्लेटीहेल्मिन्थिस है कि नहीं, क्वेश्चन है नीट का, बताओ इसमें कुछ था। मैंने कहा अगर आपने तरीके से पढ़ा है तो क्वेश्चन उड़ा देंगे आप। देखिए अब उसने कहा डाइजेशन सिस्टम इनकम्प्लीट होना चाहिए, तो पहले समझ ही लें कि डाइजेशन किस किस तरीके से शो हो रहा है। मैंने कहा डाइजेशन दो तरीके के होते हैं, एक इनकम्प्लीट और दूसरा कंप्लीट। बड़ा आसान है, बड़ा ही आसान है। कैसे आसान है, सीलेंट्रेटा टीनोफोरा प्लेटीहेल्मिन्थिस, सीलेंट्रेटा टीनोफोरा प्लेटीहेल्मिन्थिस, तीनों के अंदर क्या है, इनकम्प्लीट डाइजेशन है। एक ही ओपनिंग होगी, वही माउथ है, वही एनस है, और एक ही एलिमेंट्री कैनाल होगी। देखिए एलिमेंट्री कैनाल दिख रही है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट दिख रहा है, एक ही ओपनिंग दिख रही है। इसी से खाना अंदर आ रहा है तो माउथ कह रहे हैं, इसी से खाना वेस्ट के रूप में बाहर जा रहा है तो उसे हम एनस कह रहे हैं। तो सिंगल ओपनिंग होनी चाहिए। व्हेन द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ एन एनिमल contain only one opening which act both mouth and as the anus, that means the animal takes in food by this opening and takes out the digestive food या waste by the same opening. This is called the incomplete digestion system. बस में आ गया, तो बॉडी हो गई, एलिमेंट्री कैनाल हो गया। इसमें हमारे पास क्या आ गया, सीलेंट्रेटा टीनोफोरा और प्लेटीहेल्मिन्थिस। क्लियर है, बहुत बढ़िया। मैंने कहा इनकम्प्लीट बताएं, तो मैंने कहा सर इनकम्प्लीट के एग्जाम्पल क्या होंगे फाइलम के हिसाब से, तीन बचे, बाकी सारे, तीन को छोड़ के बाकी सारे। सीलेंट्रेटा टीनोफोरा प्लेटीहेल्मिन्थिस के बाद कौन बचा, हमारे पास सारे ही बचे हैं, चाहे वो एस्केल्मिन्थिस हो, चाहे वो एकाइनोडर्मेटा हो, चाहे वो मोलास्क हो, चाहे वो कॉर्डेटा हो, सारे इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, एनिलिडा हो या फिर हमारे पास ऑर्थोपोडा, वो सब इसके अंदर आ जाएंगे। तो मैंने कहा एस्केल्मिन्थिस से लेकर जितने भी हमारे पास फाइलम है कॉर्डेटा तक, वो सारे किस में आ जाएंगे, कंप्लीट डाइजेशन में। मतलब प्लेटीहेल्मिन्थिस के बाद ही शुरू होता है कंप्लीट डाइजेशन। लेकिन प्लेटीहेल्मिन्थिस में ऑर्गन आता है, उसके बाद ऑर्गन सिस्टम, के बाद ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या है कि एक एलिमेंट्री कैनाल होगी, डाइजेस्टिव ट्रैक होगा, और उसकी एक ओपनिंग होगी माउथ के रूप में और एक ओपनिंग होगी वेस्ट के रूप में, जिसको एनस कहेंगे। दिस इज कॉल्ड इजी है। अब आगे आ जाओ, आप सर्कुलेटरी सिस्टम देख लीजिए। सर्कुलेटरी सिस्टम एग्जाम्पल याद करते चलिए, आपको हेडिंग देके ये पूछेगा, सारा खेल इसी का है, इसलिए मैं बार बार आपको जंक करवा रहा हूं बातों को, फिर एट द एंड ऑफ मैं उसके डेटा लेके चलूंगा। मैंने कहा सेल तो आपने कहा पोरीफेरा, मैंने कहा टिश्यू तो आपने कहा सीलेंट्रेटा टीनोफोरा, फिर मैंने कहा ऑर्गन तो आपने कहा प्लेटीहेल्मिन्थिस, फिर आपने कहा ऑर्गन सिस्टम, मैंने कहा बाकी सारे।
उसके बाद मैंने कहा कि हमारे पास डाइजेशन सिस्टम, तो आपने कहा सर पुरीफेरा में तो हो नहीं सकता, सेल लेवल पर है, तो इसके बाद हमारे पास टीनोफोरा है, प्लेटीहेल्मिन्थेस है, इसमें दोनों में क्या मिलेगा, इनकम्प्लीट डाइजेशन, और प्लेटीहेल्मिन्थेस में मिलेगा इनकम्प्लीट डाइजेशन। उसके बाद कैसा मिलेगा, कंप्लीट डाइजेशन सिस्टम। देख लीजिए एक बार, 3 है हमारे पास। उसके बाद क्या आ रहा है, सारे एस्केल्मिन्थेस, और क्या है, और कुछ है, हाँ डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक उसी में मिलेगा जिसके अंदर 2 हमारे पास जर्म स्लेट हो जाएंगी, और हर एक जर्म सेल के पास स्टेम सेल होती है जो कि नए ऑर्गन के बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो ये किस में है, अब ये जो है हमारे पास 2 लेयर, प्रीफेरा में तो हो नहीं सकती, तो हमारे पास 2 ही एग्जांपल आएंगे, सीलेंट्रेटा टीनोफोरा। इसके अलावा प्लेटीहेल्मिन्थेस भी इसी में आएगा, किसके अंदर, ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर के। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर कॉर्डेटा तक दिमाग सेट करते चलिए, अभी याद हो गया तो हो गया, बाद में आप रट्टा मारेंगे तो आपकी खटिया खड़ी हो जाएगी। ये एक ऐसा चैप्टर है जो हवा खराब कर देता है इंसान की। चलिए, अब हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम। जब सर्कुलेटरी सिस्टम तो तभी बनेगा ना जब ऑर्गन सिस्टम बनेगा, और ऑर्गन लेवल तक का तो प्लेटीहेल्मिन्थेस में था। सोच के चलिए बात को, तो क्योंकि कार्डिक सिस्टम क्या है, वो एक फ्लो में चलता है, तो इसमें देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब आपका हार्ट से है, किससे है, हार्ट से। तो हार्ट में 2 ही तरीका होता है, एक तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अगर मैं बात करूंगा ओपन की, तो ओपन का मतलब कॉकरोच हो गया, तो इसमें एग्जाम्पल ले रखा है किसका, कॉकरोच का। और ह्यूमंस में क्या आ गया, क्लोज्ड। कैसा आ गया, क्लोज्ड। मतलब आप 1 बाय 1 चीजों की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, मैंने कहा एग्जांपल के तौर पे कॉकरोच ले लिया, लेकिन 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 बात समझिएगा, इसमें एग्जांपल कैसे लेंगे आप, इसमें आप एग्जांपल कैसे लेंगे, कॉकरोच लिया है तो कॉकरोच के फाइलम को पकड़ना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा आपके पास क्या है, देखिए सिस्टम बनाने के लिए प्लेटीहेल्मिन्थेस को क्रॉस करना पड़ेगा। उसके बाद आपके पास जो प्लेटीहेल्मिन्थेस के बाद एस्केल्मिन्थेस आ रहा है, ठीक है, एनीलिडा आ रहा है। तो ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, और एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नीट में आया था क्वेश्चन, नीट में आया था क्वेश्चन, क्या, सब फाइलम कौन, यूरोकोर्डेटा। किसका, यूरोकोर्डेटा जो है, यूरोकोर्डेटा क्या है, सब फाइलम है किसका, हेमिकॉर्डेटा का। मेरी बात समझिए, ना तो मैंने यहाँ इसका एग्जांपल ले लेंगे, ठीक है, इसमें क्या लिखा है, एनिलिडा और कॉर्डेटा, 2 आ गए इसमें, एनिलिडा और कॉर्डेटा। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो गया, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो गया, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट। सर्कुलेटरी सिस्टम में जो हमारे पास क्लोज्ड है, उसके बाद 2 याद रखिएगा, एनिलिडा और दूसरा कॉर्डेटा, एनिलिडा और कॉर्डेटा। उसके बाद जितने भी होंगे वो सब किस में आ जाएंगे, ना तो तुम्हारा पोरीफेरम आएगा, ना प्लेटीहेल्मिन्थेस में आएगा, और ना ही आपके पास ये टीनोफोरम में आएगा, ना ही आपका सिलेंट्रेटा में। के बाद की चीज़ों में आना शुरू होगा। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया, ऑर्थोपोडा, मोलास्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और यूरोकॉर्डेटा। ये सब क्या है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होगा, ओपन सर्कुलेटरी समझते, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। हार्ट के चेंबर ज्यादा होंगे या फिर हार्ट ज्यादा होगा, और आगे की तरफ बस एक एंटीरियर आर्टरी होती है, या एओर्टा कह दीजिए, एंटीरियर आर्टरी या फिर एओर्टा कह देंगे, यही बस इसका फ्लो होता है, यही इसके पास ब्लड वेसल होती है। ब्लड वेसल इसका अभाव है, मतलब कि इसमें ब्लड वेसल इनकम्प्लीट डेवलपमेंट होती है। छोटी सी इसमें आपको ये दिखा रखा है पोर्शन, और कुछ नहीं, ठीक है, ये आपकी ओपनिंग है, यहीं से ब्लड थ्रू करेगा, हार्ट के चैम्बर्स के थ्रू फ्लो करा जाएगा, और ये जो ब्लड होगा वो डायरेक्टली साइनस से अंदर की तरफ जाएगा। तो ये क्या हो गया, साइनस। साइनस क्या है, इन ओपनिंग को हम साइनस कहते हैं, जो ओपनिंग है इनको हम साइनस कहते हैं। ये जो ओपनिंग है, यहाँ से ब्लड जो होगा फ्लो करेगा। तो 2 इसके पास लेयर होगी, एक नीचे की साइड में और एक ऊपर की साइड में। तो बीच में क्या आ रहा है, हमारे पास ऑर्गन्स आ रहे हैं। क्या है, ऑर्गन्स। ये हमारे पास ऑर्गन्स हो गई, ऑर्गन्स हैं, ये हमारे पास ऑर्गन्स हो गए। ऑर्गन्स डूबे होते हैं ब्लड के अंदर। दूसरा, साइनस से क्रॉस होता है ब्लड और जाकर हार्ट जो है इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। हार्ट के बाद डायरेक्टली ब्लड जाता है ओपनली, और ये अंदर इस ब्लड को एब्जॉर्ब करेगा और बाहर की तरफ फेंकना शुरू करेगा। तो यहाँ कोई ब्लड वेसल्स का जंक्शन नहीं है। जैसे आप देखिए, यहाँ पर देखिए, ये मान लीजिए आपका ह्यूमन का हार्ट है, मान लीजिए ह्यूमन का हार्ट है, मान लीजिए हमारा हार्ट है। हमारे हार्ट से निकलती है कौन, बिग आर्टरी, उसके बाद निकलती है स्मॉल आर्टरी, उसके बाद निकलते हैं आर्टियोल, फिर उसी तरीके से वेन का प्रोसेस है, फिर निकलती है कैपिलरी। मैंने क्या बोला, हार्ट से निकली पहले आर्टरी, बिग आर्टरी, उसके बाद स्मॉल आर्टरी, उसके बाद आर्टियोल, उसके बाद निकली आपकी कैपिलरी। कैपिलरी के बाद उल्टा कर दें, लेकिन वेन कर दें, जैसे इसका आर्टियोल तो उसका वेनियोल, इसका हो जाएगा वेनियोल। उसके बाद उल्टा करेंगे तो स्मॉल वेन, स्मॉल वेन का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, लार्ज वेन, और लार्ज वेन जाके किससे जंप हो जाएगी, हार्ट से। किससे, हार्ट से। तो एक क्वेश्चन आपको पता चला होगा, हार्ट से निकलती है आर्टरी, निकलती है बिग स्मॉल आर्टरी, निकलती है आर्टियोल्स, निकलती हैं कैपिलरीज, और कैपिलरीज जब चलती हैं आगे तो बना के चलती हैं क्या, वेनियोल, फिर स्मॉल वेन, और फिर लार्ज वेन, और सीधे कहाँ का जंक्शन हो जाएगा इसका, हार्ट में। तो हार्ट से जाने वाली ब्लड वेसल को आर्टरी कहते हैं, और हार्ट में आने वाली ब्लड वेसल को वेन कहते हैं। दोनों में अंतर हो गया। तो मेरे हार्ट से ब्लड जा रहा है तो आर्टरी से जा रहा होगा,
हार्ट में ब्लड आ रहा है तो वेन से आ रहा होगा, दोनों में डिफरेंस है सर, ठीक है। तो हाथ कटते समय ध्यान होना चाहिए कि कौन कटी है, आर्टरी कटी कि वेन कटी है। अगर वेन कटी तो हार्ट में ब्लड नहीं जा सकता, आर्टरी कटी तो हार्ट का ही फ्लो कट गया। नहीं समझ में आई बात? जब आर्टरी कट गई तो हार्ट से आने वाले फ्लो को काट दिया, और अगर आपने वेन काट दी तो आपके हार्ट में जाने वाले फ्लो को काट दिया। तो कौन सा डेंजरस है? आर्टरी डेंजरस है, क्योंकि हार्ट का फ्लो बहुत तेज होता है, हार्ट का फ्लो बहुत तेज होता है। ये बात समझ में आ गया? तो मेरे पास दो सिस्टम है, एक ओपन और एक क्लोज्ड। तो ओपन का मतलब क्या है? शुरू के 3-4 छोड़ देंगे। कौन कौन छोड़ देंगे आप? एक आप छोड़ देंगे हमारे पास ओरीफेरा, सीलेंथ्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थिस, एस्केहेल्मिन्थिस। आगे बढ़ लिए, आपके पास मिला ऑर्थोपोडा, मोलास्का, इकानोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा और यूरोकॉर्डेटा। ये सब किस में है? ओपनड में है। क्यों है? इनके जितने भी ऑर्गन्स है सब ब्लड में डूबे हुए हैं, टिश्यू हो, सेल हो या फिर ऑर्गन हो, सब डूबे हैं। इसी के साथ साथ इसका जो चैम्बर्स होते हैं और वहां से फ्लो करता है, इसमें अभाव होता है आर्टरी का। देखिए क्या कह रहा है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बताता है कि ब्लड वेसल्स आर पुअरली डेवलप। पहली बात तो ये आ गई इसकी। दूसरा कह रहा है कि ब्लड इज पम्प्ड बाय द हार्ट इन द ओपन स्पेस और द साइनस, ठीक है। और द ब्लड डायरेक्टली कम्स इनटू इन कांटेक्ट विद द सेल्स, टिश्यू एंड द ऑर्गन्स। हाँ, और कह रहा है कि इट सीम्स दैट द ऑर्गन्स आर गेटिंग bathed इन द पूल ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड के पूल में ऑर्गन, टिश्यू, सेल डूबे हुए हैं, हुआ है। एग्जाम्पल आ गए। उसके बाद मैंने कहा कि कौन सा हमारे पास आ गया? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या बोला? कह रहा कि ब्लड ऑलवेज फ्लो इनसाइड द ब्लड वेसल। हो सकता है कि ब्लड नर्व्स होती हैं, कम्स इनटू द डायरेक्टली कांटेक्ट विद इन एनी टिश्यू और द ऑर्गन्स। नर्व्स भी होती हैं क्योंकि सेंसेशन तो होता ही। फिर उसने बोला कि ब्लड वेसल्स आर प्रॉपरली डेवलप्ड। यहां पर कैसा था? पुअरली डेवलप। यहां पे कैसा था? पुअरली डेवलप। और यह कैसा है? प्रॉपरली डेवलप। आर्टरी, कैपिलरी, आर्टियोल्स, वेन्यूल्स या फिर वेन्स, स्मॉल और लार्ज, ये सब मिलके बनेगा, ठीक है। एग्जांपल में एनिलिडा और कॉर्डेटा। यहां तक बात समझ आई? बहुत बढ़िया। अब आ गया हमारे पास सीलोम। कौन आ गया? सीलोम। सीलोम को समझिए। सीलोम जो है वो बताता है कि कैविटी कहाँ है। सीलोम बताता है कि कैविटी कहाँ है। आप देखिएगा, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में फंसी हुई कैविटी होती है, उसको हम सीलोम कहते हैं। एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में फंसी कैविटी होती है, उसको हम सीलोम कहते हैं। जरूरी नहीं है कि सबके अंदर सीलोम या कैविटी हो। मैंने कहा पोरीफेरा में, सीलेंट्रेटा में, टीनोफोरा में सीलोम नहीं होता, असीलोमेट है। कैसा है? असीलोमेट, मतलब सीलोम जैसी कोई नहीं होगी। हाँ, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मिजोडर्म, मिजोग्लिया ये होने की चांसेस है, बट ये भी नहीं होती पोरीफेरा में। सीलेंट्रेटा में, टीनोफोरा में तो फिर भी डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन आती है, आके प्लेटीहेल्मिन्थिस आते आते हमारे पास ट्रिप्लोब्लास्टिक हो जाता है। लेकिन वहां पर आप देखेंगे तो सीलोम नहीं लिखा जाता, असीलोम लिखा जाता, ठीक है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट हो गया, तो बात समझ गया। तो बॉडी कैविटी विच इज प्रेजेंट बिटवीन आउटर बॉडी वॉल एंड द इनर गट। इनर गट का मतलब होगा यहां स्टमक। क्या होगा? स्टमक। स्टमक कह दो या एलिमेंट्री कैनाल कह दो, ठीक है। मेरी बात समझो, नहीं कह रहे तो बस बात समझिए। देखिए, ये ह्यूमन की बॉडी है और ये क्या है? इसकी एलिमेंट्री कैनाल। ये इसकी एलिमेंट्री कैनाल हो गई, सारी एलिमेंट्री, ये ह्यूमन की एलिमेंट्री कैनाल हो गई। मेरी बात आपको डायरेक्ट समझ में, ये ह्यूमन की एलिमेंट्री कैनाल हो गई। इस एलिमेंट्री कैनाल के, एलिमेंट्री कैनाल जारी है, इसके दो हिस्से हो गए, एक राइट और एक लेफ्ट। आपका लेफ्ट मेरा राइट है, मेरा राइट आपका लेफ्ट है। तो मैंने कहा ये वाला हिस्सा मेरे हिसाब से मेरा लेफ्ट हो गया और ये वाला राइट हो गया। एक राइट हिस्सा और एक लेफ्ट हिस्सा है, ठीक है। इतना तो सर समझ में आ गया। फिर मैंने कहा कि जो एलिमेंट्री कैनाल है वो गट है, गट वॉल हो गया। आ गया वही बात। तो ये क्या है? एंडोडर्म। ये क्या है? एंडोडर्म। और जो बॉडी वॉल है, ये जो बॉडी वॉल है वो बाहर की वॉल है। तो मैंने कहा मेरी बाहर के हिस्सा क्या है? बॉडी वॉल। और जो एलिमेंट्री कैनाल है वो एंडोडर्म है। वो क्या है? एंडोडर्म है। तो सर एक्टोडर्म क्या है? बॉडी वॉल को ही एक्टोडर्म कहते हैं, तो दिस इज कॉल्ड द एक्टोडर्म। और जो हमारे पास क्या आ गया? एलिमेंट्री कैनाल, वो होगी एंडोडर्म। तो बीच में कौन बचेगा? मीजोडर्म। बीच में बटेगा मीजोडर्म। देखिए ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा गैप आ रहा है, गैप आ रहा है ना, ठीक है, बोल दोगे मीजोडर्म। लेकिन गौर कीजिए, एंडोडर्म और एक्टोडर्म, एंडोडर्म देखिए ये क्या आ गया आपके पास? एक्टो। ये आ गया, ये कैविटी है, और ये वाला आ गया एंडो। और बीच का स्पेस क्या आ रहा है आपका? मीजो। मेरी बात समझ में आ रही है? ये आ गया आपका एंडो, ये आपका आ गया एक्टो। एंडो और एक्टो, और बीच का स्पेस क्या आ रहा है? मीजो। गौर कीजिए, एंडो, एक्टो,
के बीच में एक स्पेस है, उस स्पेस के अंदर ही बैठी हुई है कैविटी, तो हम सीलोम कहते हैं। क्या बोलते हैं? सीलोम। क्या बोलते हैं? सीलोम। सीलोम कहाँ होती है? सीलोम होती है आपकी, कहाँ देखिएगा, आउटर बॉडी वॉल, प्रेजेंट बिटवीन द आउटर बॉडी वॉल, बाहर की बॉडी वॉल, और दूसरा इनर वॉल मतलब एंडोडर्म। तो मतलब एक्टोडर्म और एंडोडर्म के ठीक बीच, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के ठीक बीच में होगी। तो उसने कहा डाइजेस्टिव ट्रैक और द एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव ट्रैक और एलिमेंट्री कैनाल। या सीधे याद रखिएगा कि प्रेजेंट होती है बॉडी वॉल, बॉडी वॉल और इनर गट, इनर गट, इनर गट वॉल के बीच में ये, और बाहर जो हिस्सा है उसके बीच में कैविटी है, उसको मैं बोलूंगा, ठीक है। अब देखिए क्या बोला इसने, बोलते ना पिंक वाले कलर को इसने मीजोडम, ये बोला मीजोडम, ये दिखा नहीं मुझे, ये मीजोडम है। तो मैंने कहा ये हो गया मीजोडम, ये हो गया एक्टोडम, और ये हो गया एंडोडम। तो कैविटी कहाँ है? मीजोडम जो दिखा आपको, मीजोडम के अंदर की सारी चीज कैविटी है। नहीं बात समझ में आई? तो कट करके देखो, एक्टो, एंडो, ऐसे नहीं, एक्टो, एंडो, और ये मीजो, बाहर वाली भी मीजो, बीच में जगह बची ना, यही तो है सीलोम। तो आप जब एक्टोडम, एंडोडम और मीजोडम की बात करोगे तो मीजोडम ऊपर भी आएगी नीचे भी आएगी, ऊपर भी आएगी नीचे भी आएगी। ऊपर आया एक्टो, फिर आया मीजो, फिर आया मीजो, फिर आया एंडो, तो बीच की जगह तो बच गई ना, इसे बोलते हैं सीलोम। दिस इज कॉल्ड द सीलोम। मेरी बात समझ में आ गया? तो किस किस के बीच में आ रही है सीलोम? सीलोम आ रही है आपकी एंडो और एक्टो के बीच में, लेकिन एंडो के मीजो के अंदर ही तो है। हाँ ऐसा भी हो सकता है कि किसी में एक्टो हो, मीजो हो और सीधा एंडो हो, कैविटी नहीं आ सकती इसमें, आएगी कैविटी। बस ये हमारे पास एक्टो हो गया, ये में हमारे पास एंडो हो गया, और बीच वाला हिस्सा हमारे पास मीजो हो गया। तो कभी कभार होता है कि हो सकता है कि मीजो केवल निचले पोर्शन पर हो या ऊपरी पोर्शन पर हो, लेकिन गैप नहीं देगी, ठीक है। चलिए बात को समझिए। इसी चीज को समझने के लिए मैंने अलग से समझा रखा है कि हमारे पास सीलोम है। ये क्या है? सीलोम है, ये एम्ब्रॉयनिक ट्रांसवर्स से, एम्ब्रॉयनिक ट्रांसवर्स, ठीक है। ये हमारे पास सीलोम था, ये भी सीलोम है, लेकिन उस सीलोम और इस सीलोम में डिफरेंस है। ये सीलोम कैसा है? ये समझा रहा है कि सीलोम होती क्या चीज है। ये सीलोम कह रहा है कि है कहाँ सीलोम। नॉर्मली मैं अपनी बॉडी कट कर दूं तो सीलोम मुझे दिखेगी, तो कहाँ दिखेगी? ठीक है, वैसे हमें समझ में आ गया बॉडी के हिसाब से, बट प्रॉपर नहीं समझ पाएंगे आप समझेंगे। तो मैंने क्या बोला, मेरे पास क्या है, मेरे पास सीलोम हो गया। तो कह रहा है कि सीलोम इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रॉयनिक कंडीशन। पहली क्वेश्चन, सीलोम एम्ब्रॉयनिक कंडीशन में बन जाती है, सीलोम एम्ब्रॉयनिक कंडीशन में बन जाती है। तो उसने कहा एम्ब्रॉयनिक मतलब कि बेबी कंडीशन कोई कट कीजिए, और कट करने के बाद पता चलेगा आपके वो 3 लेयर फिर भी दिखाई देंगी। बाहर वाली कौन है, अंदर वाली कौन है। अब देखो कोई बात आ जाएगा, पिंक कौन है, मीजो, पिंक कौन है, तो बीच की जगह बची ना, वही तो बता रहे थे। देखो, एक्टो, एंडो, मीजो, तो जगह तो बच गई, सीलोम। ये यहां पर भी है, तो बीच की जगह को क्या बोल रहे हैं? सीलोम। इसे हम ट्रू सीलोम कहते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रू सीलोम कहते हैं, इसे हम ट्रू सीलोम कहते हैं। याद रखिएगा, इसे ट्रू सीलोम कहते हैं। अगर दो मीजोडर्म हो तो ट्रू सीलोम, अदरवाइज ट्रू नहीं कह सकते, अदरवाइज ट्रू नहीं कह सकते। तो मैंने क्या बोला कि एम्ब्रॉयनिक कंडीशन में अगर सीलोम ऐसी हो, इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रॉयनिक कंडीशन, ठीक है। तो सीलोम जो है वो एम्ब्रॉयनिक कंडीशन में बनती है। सीलोम इज अ कैविटी विच इज सराउंडेड बाय द मीजोडर्म ऑन द ऑल साइड, बोथ साइड, दोनों साइड से, ऊपर से भी और नीचे से भी, बची हुई जगह को सीलोम कह दो, कैविटी। तो उसने बोला इफ ट्रू सीलोम इज प्रेजेंट देन एनिमल इज कॉल्ड यूसीलोमेट। यही तो क्वेश्चन आया था, यही तो क्वेश्चन नीट में आया था, यही तो क्वेश्चन नीट में आया था। उसने बोला कि अगर कोई भी कैविटी मीजोडर्म के दोनों साइड से कवर्ड है ना, दोनों साइड उसके मीजोडर्म है, तो उसे आप क्या बोलोगे? यूसीलोमेट कहोगे। और यूसीलोमेट वाले कुछ एनिमल्स अलग होते हैं। क्या बोला? एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलास्का और हेमिकॉर्डेटा, और इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। पिछले वाले क्वेश्चन में जाओगे, पिछले वाले क्वेश्चन में जाओगे जिसमें आपने क्या देखा था, सर्कुलेटरी सिस्टम, उस वाले एग्जाम्पल में और इस वाले एग्जाम्पल में आपको कोई फर्क नहीं दिखाई। बस फर्क किसका आ गया? एनिलिडा, जो कि किसमें आ रहा था? क्लोज्ड में, एनिलिडा और कॉर्डेटा। एनिलिडा और कॉर्डेटा किसमें आ रहा था? क्लोज्ड में। किसमें आ रहा था? क्लोज्ड में। और ये क्या? ऑर्थोपोडा, मोलास्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और यूकॉर्डेटा।
आया था ना एक यूकॉर्डेटा, ये सब किस में आ गए थे? ओपन वाले में। गौर कीजिएगा, मेरी बात पे गौर कीजिएगा, देखिएगा, कॉर्डेटा, मोलास्का और इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा और यूकॉर्डेटा, ये सब किस में आ गए? ओपन में। अब बचा क्या? एनिलिडा और कॉर्डेटा। देखिए एनिलिडा और कॉर्डेटा, ये सब मिल जाएं, ये सब मिल जाएं तो सब के सब यूसिलोमेट है। बस में आ गई, ये सब मिल जाएं तो क्या हो जाए? यूसिलोमेट हो जाए। ये सब के सब देखिएगा, मैं अब उसे मत देखो, आपने क्या याद करा अभी? आपने अभी याद करा क्या क्या? आपने याद करा ऑर्थोपोडा, मोलास्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और यूकॉर्डेटा। आया? ये सब किस में आ रहे हैं? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में। एनिलिडा और कॉर्डेटा ये किस में आ रहा है? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो दोनों को मिला दो भाई। ये कौन है? एनिलिडा, ये ऑर्थोपोडा, मोलास्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और यूकॉर्डेटा और एनिलिडा और कॉर्डेटा। देखो चेक करो, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलास्का, इकाइनोडर्मेटा, सब आ गया। याद ऐसी होगा। मैं क्या कर रहा हूं? दो चीज एक साथ याद करवा दी तुम्हें। अगर तुम उसको याद करके इसको याद करोगे तुम्हारे फंस जाओगे। तो मैंने क्या बोला आपको? क्या करना? सारे एक साथ उठा लो और जिसको चाहिए उसको दे दो। तो मैंने यही करा। आगे मेरी बात सुन में, तो ट्रू सीलोम किसे कहते हैं? जिसमें ऊपर और नीचे मीजोडर्म होती है, और ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं यूसिलोमेट। सॉरी, यूसिलोमेट। बात में आ गया? अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ असिलोमेट हो, मतलब जिसमें सीलोम ना हो। अभी बताया था। देखिए बाहर कौन है, अंदर कौन है? एंडोडर्म। बाहर कौन है? एक्टोडर्म। अंदर है एंडोडर्म, बाहर है एक्टोडर्म, बीच में कौन है? मीजोडर्म। कहीं कैविटी बची क्या? क्या बोलते हैं? असिलोमेट। क्या बोलते हैं? असिलोमेट। मतलब कि सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और प्लेटिहेल्मिन्थिस ये सब के सब असिलोमेट हैं, इनमें कोई कैविटी नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सब मिजोग्लिया वाले हैं, ना ना, इनके अंदर कैविटी नहीं है, इसलिए ये असिलोमेट हैं। तो असिलोमेट का मतलब एन एनिमल विच सीलोम इज एब्सेंट, जिसमें सीलोम नहीं होती। तो उसने कहा कि ट्रांसफर सेक्शन किसका है? एम्ब्रियोनिक कंडीशन ट्रिप्लोब्लास्टिक बट असिलोमेट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ट्रिप्लोब्लास्टिक तो हमको पता है कि प्लेटिहेल्मिन्थिस में आता, प्लेटफॉर्म में ऑर्गन सिस्टम के अकॉर्डिंग। लेकिन वहां ट्रिप्लोब्लास्टिक कैसा है? ऐसा नहीं है कि दो मीजोडर्म है, वहां केवल एक मीजोडर्म है। दिस इज कॉल्ड दी इनकम्प्लीट मीजोडर्म। इनकम्प्लीट मीजोडर्म, तो ऐसे में क्या हो जाएगा? लैक मीजोडर्म एंड द हेंस लैक सीलोम। दो मीजोडर्म होंगी ना, तो तब जाके सीलोम बनेगा। और अगर एक मीजोडर्म होगी तो सीलोम नहीं बनेगा। तो इसके पास क्या है? प्लेटिहेल्मिन्थिस के पास ट्रिप्लोब्लास्टिक तो होता है, एक्टो, एंडो और मीजो। यहां भी है, तो एक्टो, एंडो और मीजो। एग्जांपल में कौन आ गया? प्लेटिहेल्मिन्थिस। तो ये वो है जिसमें ऑर्गन लेवल तो होता है, लेकिन 3 लेयर भी होती हैं, लेकिन इसमें कैविटी नहीं होती। जिसमें कैविटी होती है उसको हम अलग ही नाम से देते हैं, जो कि हमारे पास क्लोज्ड और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम को जोड़ के याद आ जाता है। जैसे जैसे मेरे पास ऑर्थोपोडा, मोलास्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और यूकॉर्डेटा, और इधर की साइड में एनिलिडा और कॉर्डेटा, सब मिलके किसमें आ जाएंगे? असिलोमेट, ट्रू सिलोमेट में। और ये कैसा है? फॉल्स सिलोमेट या फिर असिलोमेट कह देंगे। असिलोमेट मतलब जिसमें बस सीलोम ना हो, लेकिन एक्टो एंडो दोनों होनी चाहिए। पढ़ो क्या आगे? तो क्या बोला? कौन? सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, ये कैसे हैं? असिलोमेट। मतलब कि इसमें मिजोग्लिया की बात नहीं करी गई, यहां पर बात की गई केवल मीजोडर्म दो ना होकर एक है। बस में आया क्या? हाँ, बट प्लेटिहेल्मिन्थिस आपका एक्सेप्ट, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में अंतर है सर, ये तो पूरे ऐसे ही हैं, लेकिन इसमें क्वेश्चन में फर्क आ रहा है। कह रहा होता तो ये, जैसे कि टिश्यू लेवल होते हैं, तो टिश्यू लेवल है, बट ये ऑर्गन लेवल होता है। ऑर्गन लेवल होने के बाद भी इसमें ट्रिपल प्लास्टिक तो है, बट इसमें सीलोम कैविटी नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। अब इसको आपकी बुक बताती सूडोसिलोमेट। ओके, सूडोसिलोमेट जो आपने पढ़ा वही है, थोड़ा सा अलग होगा सिलोमेट। ठीक है, देखो समझो। सूडोसिलोमेट, सूडोसिलोमेट मतलब फॉल्स। एक तो आपने ट्रू पढ़ा, ट्रू में क्या था? मीजोडर्म दो थी, एक एक्टोडर्म थी और एक एंडोडर्म। अब जो फॉल्स सिलोमेट है उसका प्रोसेसिंग थोड़ा अलग है। देखिए कैसे। कह रहा कि फाइलम एस्के हेल्मिन्थिस, डायग्राम नंबर 1 एनसीईआरटी ट्रांसफर्स, मतलब एनसीईआरटी में डायग्राम दिया नंबर 1, तो उसमें ये वाला डायग्राम दे रखा है, वो वाला नहीं दिया, वो बस समझाने के लिए है। देखिए बाहर कौन है? दोनों देख लीजिए। बाहर कौन है? एक्टोडर्म, ठीक है। अंदर कौन है? मुझे पता करना है कि मीजोडर्म कहाँ है। गौर करोगे तो एक्टोडर्म, एंडोडर्म और ये क्या है? मीजोडर्म। जगह तो आ रही है, जगह तो आ रही है। अच्छा, जगह आ रही है तो सर ये क्या हो गई? कैविटी। अब जब ये कैविटी हो गई तो है तो सर सीलोमेट, लेकिन कैसी है? सूडोसिलोमेट। मतलब दो नहीं है, एक है। ऐसे ऐसे समझो, देखो बात समझना मेरी। 3 कंडीशंस आ रही हैं। एक मेरे पास है
ये क्या है? एक्टो। ये क्या है? क्लियर? एक्टो और, बहुत बढ़िया, एक्टो और, ध्यान देकर बात समझिएगा। एक्टो, एक्टो और एक्टो, कोई दिक्कत नहीं। एंडो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसमें मैंने मीजोडम दिखाया ही नहीं, मैंने मीजोडम दिखाया ही नहीं। ठीक है, जब मैंने मीजोडम नहीं दिखाया तो उसको ऐसे छोड़ देता हूँ। इसमें क्या करा, मैंने केवल एक साइड से दिखाया। मीजोडम है, ये क्या है? इसको मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ, मीजोडम है। एक और लेयर समझ, एक्टो, एंडो, बहुत बढ़िया। दिमाग में सेट कीजिएगा बात को। मीजो, मीजो, एक्टो और एंडो। तो ये क्या है अंदर, ये क्या है? एंडो, ये एक्टो और ये मीजो। ये क्या है? एक्टो, ये और ये एक्टो, ये एंडो। फर्क देख रहे हैं आप? कुछ एनिमल ऐसे हैं जिसमें बीच में कैविटी आ रही है, पूरी कैविटी आ रही है, तो इसे बोलते हैं ट्रू सीलोमेट। और जिसमें केवल एक ही तरफ आती हो, या तो बाहर की तरफ या, लेकिन कैविटी तो है, उसे बोल देंगे फॉल्स सीलोमेट। फॉल्स सीलोमेट को बोलते हैं सूडो, क्या बोलते हैं? सूडो सीलोमेट। और जो ट्रू है उसको हम क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं यूसीलोमेट। याद आया? यूसीलो, खत्म हो गई बात, आगे नहीं लगाना ज्यादा, ठीक है। और कुछ ऐसी होती है जिसमें होता ही नहीं, कुछ ऐसी होती है उसमें होता नहीं, होता तो कैसा होता है? ऐसा होता है, देखो। सीधे मीजोडम, जगह ही नहीं छोड़ी इसने। ये कौन हो गया? मीजोडम। ये कौन है? मीजोडम। है ही नहीं इसमें सीलोम कहीं, जगह ही नहीं छोड़ी इसने। जगह छोड़ी नहीं तो इसको बोलते हैं असिलोमेट, इसे बोलते हैं असिलोमेट। अब बताओ याद आया कि नहीं? इसमें क्या एनिमल जाएगा तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए, इसमें क्या एनिमल जाएगा तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। अब अपनी बात पे पुराने पे आओ। ये कैसा है? दोनों है, ट्रू हो गया। जो ट्रू है वो हाइब्रिड पे आएगा। हाइब्रिड पे कौन आएगा? जो मैंने बता दिए। तो अपनी बात पर आ जाओ। ये ट्रू है, अब ट्रू में क्या आएगा? आपके पास आएगा ऑर्थोपोडा, आपके पास मोलास्का, आपके पास यूकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा और यूकॉर्डेटा। ठीक है, इकाइनोकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा और यूकॉर्डेटा। और ये सब किस में आ गए? ट्रू वाले में आ गए, है ना। और इसके साथ एनिलिडा और कॉर्डेटा, ये भी इसमें आ जाएगा। तो सब मिला के किस में आ रही है? ट्रू वाले में। अब क्या बचा? फॉल्स, मतलब कि सूडो सीलोमेट। सूडो सीलोमेट। इसमें दिक्कत ये आ रही है कि एक ही जगह है, या तो नीचे या ऊपर, दोनों साइड में नहीं है। तो ये लग तो ट्रू भी रही है और नहीं भी लग रही है, तो दोनों के बीच का रास्ता है। अब आ जाओ अपनी बात पर, ये वाला सूडो सीलोमेट। इसमें क्या जाएगा हमारे पास एग्जाम्पल? इसमें हमारे पास एग्जाम्पल दिए हैं। पहले बात समझ लीजिए इसकी क्या कहना चाह रही है। कॉल पे एक सेकेंड, ठीक है, चलिए। तो मैंने क्या बोला, इसको देख लेंगे एक बार, कि सूडो pseudocoelomate is the coelom cavity which is not surrounded by the mesoderm on all side, both side, दोनों साइड से कवर नहीं है। This cavity is having the mesoderm on the one side and endoderm on their side। अच्छा, शर्त भी है इसमें कि उसके एंडोसाइड वाली साइड पर होनी चाहिए। किस वाली साइड पे? एंडोसाइड वाली। कैसी साइड पे? एंडोसाइड पे। देखो, ये एंडो है, ये मीजो है, तो एंडो की तरफ कैविटी आ रही है। इसकी तरफ ये मीजो है, ये एंडो है, ये बीच में कैविटी आ रही है। ये हो गया सीलोम। और ये हो गया एक्टो की तरफ नहीं आएगी। तो मैंने जो डायग्राम बनाया उसको दिमाग से उड़ा दो। मैंने कहा इन दोनों के बीच में आएगी, में नहीं आएगी। आगे क्लियर हो गया बात? ठीक, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलिए। बात समझ में आ गया पंकज? एकदम क्लीन है दिमाग? चलिए, इस टॉपिक कौन है? हेलो, क्लास ले रहे हैं? क्या बोला मैंने? देखिए अपने टॉपिक पर आइए। क्या बोल रहे कि
फाइलम पोरीफेरा, अभी मैंने बताया था क्या है कि ये क्या है, ट्राइवियल फाइलम है, लेस डेवलपमेंट है. डिप्लोब्लास्टिक some books and so the less development we cannot keep it even the diploblastic acoelomate non-coelomate. ना तो ये क्या है, ना तो ये सीलोमेट है, असीलोमेट है, और ना ये डिप्लोब्लास्टिक है. आप इसे डिप्लोब्लास्टिक में भी डाल सकते हैं, मतलब इसके पास एक्टो और एंडो ये भी नहीं है, मतलब ये है ही नहीं कुछ, बहुत ही लेस डेवलप्ड है, बहुत ही लेस डेवलप्ड, तो लिखा हुआ लेस डेवलप्ड. ठीक है, इसको बोलते क्या है, ट्राइवियल फाइलम. ये ट्रायल के लिए यूज किया गया. ट्रायल का मतलब ये इसने शुरू करी चीजें बनानी. ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं. अब हमारे पास आ गया सिमेट्री. क्या आ गया, सिमेट्री आ गई. सिमेट्री क्या बता रही है, आसान सर, बहुत आसान, बहुत ही आसान. ऑब्जेक्ट लीजिए, कोई भी एक ऑब्जेक्ट लीजिए, एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को सेंटर एक्सिस पकड़िए, इसका सेंटर ये रहा, इसका सेंटर अंदर इस यहाँ सरफेस पे देखो तो ये रहा सेंटर, बॉडी पे देखो तो ये रहा. कहीं से भी बॉडी को सेंटर से पकड़ेंगे, जैसे मेरा सेंटर नेवल पे है, नाभि पे है, तो मैंने कहा ये रहा सेंटर, क्या रहा ये सेंटर. ऐसे काटोगे तो लॉन्गिट्यूडनल, ऐसे काटोगे ट्रांसवर्स. दिस इज कॉल्ड द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, दिस इज कॉल्ड द ट्रांसवर्स एक्सिस. तो आपको यूज जो करना है वो लॉन्गिट्यूडनल. कौन से यूज करना है, ये एनसीईआरटी इसे यूज करा रही है, एनसीईआरटी से यूज करा रही है. तो लॉन्गिट्यूडनल कट काटेंगे, तो मैंने कहा एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड प्लेन ऑफ सिमेट्री. काटने के लिए प्लेन चाहिए, काटने के लिए प्लेन चाहिए और जगह चाहिए, एक आरी और एक सेंटर. मैंने कहा इसको काटना है ऐसे करके, इसको काटना है ऐसे करके, तो सेंटर से जाए जब मैं काटूं, लेकिन हाथ मेरा प्लेन है, ऐसे काट दी, दो हिस्सों में बढ़ गई. ठीक है, हो सकता है कि 4 में बढ़ जाए, हो सकता है कि 8 में बढ़ जाए, अगर ज्यादा में बढ़ी तो रेडियल और 2 में बढ़ी तो बाइलेटरल. ठीक है, चलिए समझिए. एन इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी है भाई, इसका सेंटर तो दिखेगा नहीं ना. एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द बॉडी, दिस इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ सिमेट्री. प्लेन क्या है, उसने बोला अ फ्लैट सरफेस विच कैन कट द फ्लैट सरफेस. हाथ क्या है, फ्लैट सरफेस विच कैन कट द बॉडी डिवाइड इनटू द इक्वल पार्ट्स. दो बराबर हिस्सों में काट दे, दो बराबर हिस्सों में, जैसे लकड़ी काटते ना, बराबर हिस्सों में काट दे. तो एक्सिस क्या है, वो सेंटर इमेजिनरी लाइन है जिससे काटेंगे, जिस जगह से, और जिससे काटेंगे वो प्लेन है एक्सिस. ठीक है, अब आइए, तो हमारे पास दो तरीके की सिमेट्री है, एक कैसी है रेडियल और एक कैसी है बाइलेटरल, और एक है असिमेट्री, मतलब जिसकी कोई सिमेट्री नहीं होती, जिसकी सिमेट्री नहीं होती, जिसकी कोई सिमेट्री नहीं होती है. ठीक है, सिमेट्री नहीं होती. ठीक, चलिए. इसकी कोई सिमेट्री, ठीक, पास में आ गया. चलिए सिमेट्री देख लेंगे, क्या कहना चाह रहे हैं. देखें जरा क्या कहना चाह रहा है. इसने कहा रेडियल सिमेट्री और बाइलेटरल सिमेट्री. सीधे बात समझा दूं मैं. रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या है कि एक प्लेन से, एक प्लेन लिया काटा, फिर एक और लिया, एक और काटा, एक और लिया, एक और काटा, कई सारे प्लेन से बॉडी काट दीजिए, यहां एक बार में ही काटोगे. तो उसने देखिए एनी प्लेन ओनली वन प्लेन, पहला फर्क हो गया. एनी प्लेन ओनली वन प्लेन, एक ही बार कट करना है और ये कई बार कट करना है. तो उसने बोला एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर एक्सिस, सेंटर एक्सिस कट द कट एन एनिमल इनटू द इक्वल टू हाफ्स, दो बराबर हाफ्स में काट दीजिए. एंड देन हैज द रेडियल सिमेट्री, जिसे बोलेंगे आप किसी भी प्लेन से काट दो, आप किसी भी प्लेन से काट दो, ये बॉडी, ये ग्लास, कैसी काट दो, ऐसे काट दो, ऐसे काट दो, ऐसे काट दो, ऐसे काट दो, किसी भी से. लेकिन जैसा मैं कटवाना चाह रहा हूँ वैसे नहीं काट रहे आप, ऐसे काट रहे हैं, ऐसे काट रहे हैं, तो किसी भी प्लेन से काट दीजिए, लेकिन सेंटर ऑफ एक्सिस से दो बराबर हिस्सों में बांटिए, तो उसे हम बोल देंगे रेडियल सिमेट्री. जैसे हमारे पास सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, एडल्ट इकाइनोडर्मेटा और सम मेंबर ऑफ पोरीफेरा, जैसे कि नीट में आ गए कुछ, जैसे कि ल्यूकोटोलेनिया. फिर बात समझ लीजिए, रेडियल सिमेट्री आपको शुरुआत में पढ़ने को मिलेगी, जैसे पोरीफेरा में तो नहीं होती. सेल को क्या काटोगे, तो सेल में भी सम बोल दिया, तो उसमें ल्यूको आ गया, पोरीफेरम बोल दिया, ल्यूकोस्टोलेनिया, सोलेनिया से याद रखिएगा, ल्यूकोस्टोलेनिया. और बात करेंगे टीनोफोरा और सिलेंट्रेटा का, टीनोफोरा और सिलेंट्रेटा का, ये तो कंप्लीटली रेडियल है, ये कंप्लीटली रेडियल है. अब बात आती है किसका, इकाइनोडर्म का. किसका, इकाइनोडर्म, क्योंकि सिलेंट्रेट के बाद आता है आपके पास प्लेटी हेलमेंथिस. तो प्लेटी हेलमेंथिस जो होता है वो आपको रेडियल सिमेट्री ना देकर वो बाइलेटरल सिमेट्री देता है. तो लिखेगा, देखिए एस्केलमेंथिस और बीच के हिस्सा देगा वो, और हमारे पास एस्केलमेंथिस, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलास्का, लार्वल इकाइनोडर्मम और हेमिकॉर्डेटा, सारे बच्चे में आ गए बाइलेटरल में.
रेडियल सिमेट्री किस में आ गई? सिलेंट्रेट में, टिनोफोरा में और एडल्ट इकाइनोडर्म में। और पोरीफेरा का एक मेंबर है, इसको ल्यूकोसोलेनिया बोलते हैं, ल्यूकोसोलेनिया। बढ़िया। बाकी सब इसमें आ गए, एसके हेलमिंथिस, ऑर्थोपोडा मोलास्का, हेमिकॉर्डेटा, इकाइनोड, सारे आ जाएंगे। ठीक है, क्लास खत्म, डन। तो ये हमारा इतना है, इसको इतना करना है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी वो क्लास स्टार्ट होगी आपकी पोरीफेरा सिस्टम। मैं कह दूं, लेक्चर नंबर 2 जो होने वाला है, लेक्चर नंबर 2 जो होगा, लेक्चर 2, लेक्चर नंबर जो 2 होगा आपका 02, ये था आपका लेक्चर 0, ये बेसिक के लिए था, बेसिक इन्फॉर्मेशन। और इसके बिना आपका पढ़ना बेकार है, आपको पता ही नहीं रहेगा आप पढ़ क्या रहे हैं, क्योंकि बार बार बोलूंगा रेडियल, बार बोलूंगा बाइलेटरल, बार बोलूंगा इनकम्प्लीट डाइजेशन वगैरह वगैरह। ठीक है, लेक्चर 02, इसमें हमारे को देखने को मिलेगा, लेक्चर 2 में हम पढ़ेंगे पोरीफेरा और पोरीफेरा, हाँ ठीक है। लेक्चर 3 आप देख लेंगे, लेक्चर 03, तो उसमें हम पढ़ेंगे क्या, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा। हो सकता है इसमें सिलेंट्रेटा पढ़ा दूँ और टीनोफोरा। और जो लेक्चर 4 होगा आपके पास, उसमें आपको मिलेगा देखने को प्लेटी हेलमेंथ। क्या दिखेगा? प्लेटी हेलमेंथ। उसके बाद देखेंगे एसके हेलमेंथ। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू क्लास फॉर वॉचिंग दिस कंटिन्यूसली, कीप वॉच दिस। अगर आप लगातार इस क्लास को देखेंगे, लगातार आप क्लास देखते रहेंगे, तो नेचुरल सी बात है कि आपका टॉपिक है वो बढ़िया से एकदम कंसल्ट हो जाएगा। क्वेश्चंस लगाते रहिएगा। थैंक यू क्लास।